क्या बिना ब्रेसेस के दांतों को स्ट्रेट करना पॉसिबल है? प्राइवेट क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खोल सकते हो। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनको साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जब तक दांत की प्रॉपर लेंथ नहीं होगी हमारी रूट कैनाल ठीक नहीं होगी। डेंटल हॉस्पिटल्स जो है ना गवर्नमेंट के अंदर, हाँ जी। वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन करना, दांत निकालना। पैथ लैब में भी यही स्कैम था कि सबसे ज़्यादा जो स्कैम हो रहा है ना वो हो रहा है गैस के कैप्सूल का। तो जिरकोनिया कैप इतनी महंगी क्यों होती है? जिन लोगों को मेटल्स की एलर्जी है उन लोगों को हमें जिरकोनिया लगानी चाहिए। तो 2 महीने अगर वो रह गया तो कैंसर बन जाता है। 4 to 5 लाख की एक रूट कैनाल होती है। तो पैसे है ना इन्वेस्ट का, हाँ जी, वो डेंटिस्ट का ही हो, वो गवर्नमेंट का ना हो। दांत का एक फंक्शन है, उसके अंदर 3 लेयर है। सबसे पहले ऊपर इनेमल, सेकंड वाली डेंटिन, तीसरी वाली पल्प, यानी जो नर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा जो स्कैम है वो मेडिसिन का है। जेनेरिक के नाम पे आप 40 पैसे की टैबलेट, 60 पैसे की टैबलेट 7 रुपये 8 रुपये में आप दे रहे हो, उसकी वजह से ठंडा लगता है। अच्छा। गए डेंटिस्ट के पास, उसने ट्रीटमेंट के नाम पर बस। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। वैसे तो ऊपर वाले ने हमारे इस शरीर में जो भी अंग दिए हैं वो हर एक अंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज अगर मिस हो जाए तो हमारा जो जीवन यापन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी अंग में आंखों की अपनी एक वैल्यू, कान की एक वैल्यू है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं वो है हमारे दांत। तो आपने देखा होगा कि आजकल दांतों की प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है एंड बहुत ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट भी कॉस्टली हो गया है। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो हज़ारों में, लाखों में इसकी कॉस्टिंग चली गई है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है कि आपको अपने दांतों की केयर कैसे करनी है। बच्चों को अपने दांतों की केयर कैसे करनी है, बड़ों को अपने दांतों की केयर कैसे करनी है और बुजुर्गों को खासकर अपने दांतों की केयर कैसे करनी है। तो उसी टॉपिक पर हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट प्लान करें। तो हम वैसे तो बहुत टाइम से हम इस पॉडकास्ट के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि हम एक वन एंड ओनली नोन डेंटिस्ट को खोज रहे थे और इसी खोज में आज हमारी खोज सक्सेसफुल हो गई और हम सर से बहुत दिनों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज आए हमारे पॉडकास्ट में एंड इस नॉलेज पर बिल्कुल लोगों को जानकारी दें। तो आज हमारे पॉडकास्ट में, आज हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर MJ सिद्दीकी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? तो हम इस कंप्लीट पॉडकास्ट में आपके हर एक उन सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके दिमाग में रहते हैं कि किस तरीके से अपने दांतों की केयर करनी है, क्या दातून अच्छा है या ब्रुश अच्छा है, कि कैपिंग कराएं या ना कराएं, विजडम टूथ निकलवाएं या नहीं निकलवाएं, क्या मसाला भरवाना सेफ है या नहीं, और सर्जरी किस तरीके से करवानी चाहिए, कहां पर करवानी चाहिए। तो अगर आपकी दांत की कोई भी समस्या चल रही है तो प्लीज आप ये पॉडकास्ट देख लेना। आपकी हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, इतना कीमती समय निकालकर कि आप हमारे शो में आए। एंड प्लीज आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे इन लोगों को जनरल अवेयरनेस के बारे में कि दांतों की केयर क्यों करनी चाहिए, सो दैट हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो पाए। सबसे पहले तो थैंक यू ध्रुव, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैंने आपको टाइम दिया। देखिए, सबसे पहले तो एक सिस्टम है कि दांतों की जो डिजीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं लोगों को। अभी 10 साल पहले ये परेशानियाँ नहीं थी, कम लोगों को तो, लेकिन अब दिन ब दिन ये इतनी बढ़ती जा रही हैं कि इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है जी। सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ दांत जो है हमारा खाना चबाने के काम आते हैं, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। दांत हमारे सिर्फ खाना चबाने के काम ही नहीं आते, दांत हमारे चेहरे को शेप भी देते हैं। दांत हमारे बोलने में यानी स्पीच में भी हेल्प करते हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि किसी बच्चे के या किसी फीमेल के या मेल के सिर्फ 2 दांत बाहर हो जाते हैं, उसके चेहरे की पूरी शेप डिसबैलेंस हो जाती है। अगर 2 दांत अंदर हो जाएं तो चेहरे की शेप डिसबैलेंस हो जाती है। दांत का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत के अलाइनमेंट अच्छा है तो आपका चेहरे की शेप बहुत अच्छी आएगी। जहाँ आपका अलाइनमेंट बिगड़ा वहाँ आपकी शेप खराब। इसीलिए तो देखा ना आपने, फॉरेन के अंदर कितना नॉर्मल हो गया है कि उनको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। लड़कियों के दांत इसलिए ठीक कराते हैं कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, लड़कों पर तो गौर ही नहीं किया जा रहा, ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हो रही है कि दांतों का ट्रीटमेंट को लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अगर वो पहले ही टाइम से पहले ही अगर उसको वो क्योर करना स्टार्ट कर दें, एक कहावत है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी। अगर उसी वक्त में वो ध्यान दें तो ये परेशानी इतनी नहीं बढ़ेंगी। तो जैसे आपने ब्रेसेस के बारे में बताया कि फॉरेन में लोग काफी जल्दी ब्रेसेस को यूज कर रहे हैं और अपने दांतों को स्ट्रेट कर रहे हैं, तो क्या बिना ब्रेसेस के दांतों को स्ट्रेट करना पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये चेक करें कि दांतों में ब्रेसेस की नीड है या नहीं है। सबसे पहले तो आपके दांत अलाइन हैं तो ही आपको ब्रेसेस करवाने पड़ेंगे। ब्रेसेस के अलावा भी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो काफ़ी पहले इन्विजिलाइन के नाम से थी, अब क्लियर अलाइनर्स, जो आपने देखा होगा कि ट्रेस वगैरह पहनते हैं, उससे भी दांतों को अलाइनमेंट किया जा सकता है।
लेकिन ब्रेसिस में और उसमें डिफरेंस ये है कि अलाइनमेंट में सिर्फ मॉडरेट और माइल्ड केसेस ही कर सकते हैं। यानी जो थोड़े बहुत टिल्टेड हैं, घूमे हुए हैं, या थोड़े से दांत बाहर हैं, या थोड़े से स्पेस कम है, या दांतों के बीच में स्पेसिंग है, तो ये सारे केसेस हम अलाइनर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दांत ज़्यादा बाहर है, क्लास 2 डिप 2 है, यानी कि दांत बिल्कुल बीच गए हैं, बाइट बढ़ानी है, दांत एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, या दांत इम्पैक्टेड है, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, तो उन केसेस के अंदर हमें ब्रेसिस ही लगवाने पड़ते हैं, वो अलाइनर से ठीक नहीं होते। हाँ, उसकी जगह पर हम इन्विजिलाइन यूज़ कर सकते हैं। इन्विजिलाइन और अलाइनर में डिफरेंस है काफ़ी। इन्विजिलाइन एक्चुअल में जो क्लियर अलाइनर्स वाली क्वालिटी थी वो इन्विजिलाइन देते हैं, जो क्लियर अलाइनर्स हैं वो उसकी कॉपी हैं। तो क्लियर अलाइनर से माइल्ड और मॉडरेट केस कर सकते हैं, जिन पर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है। बाकी आपको ब्रेसिस से ही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सर, ये जो अलाइनर आप बता रहे हो कि आप अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है अलाइनर से वो ठीक हो जाती है, अलाइनर की कॉस्टिंग क्या आती है और ये काम किस तरीके से करता है? अलाइनर्स की जो कॉस्टिंग आती है वो अलग अलग क्लिनिक पर डिपेंड करता है और डॉक्टर्स के स्किल पर भी करता है। जैसे हम बात करें हमारे नेक्सा डेंटल क्लिनिक के बारे में, तो जो है ना, ये अगर माइल्ड केसेस है तो 45,000 से स्टार्ट हो जाती है। और मॉडरेट है, या मॉडरेट से थोड़ा सा पर सीवियर ना हो तो वो 1.5 लाख तक भी चली जाती है। वो डिपेंड करता है कितना लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है। तीन चीज़ें करेक्शन करनी पड़ती है, कई बार तो बाइट भी करेक्शन करनी पड़ रही है, फिर अलाइनमेंट करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद में प्रोक्लिनेशन वगैरह दांत बाहर है तो वो अंदर करना पड़ रहा है, तो उसमें ट्रे उतनी ही ज़्यादा लग जाती हैं। तो ये एक अलाइनर्स का एक सिस्टम है कि आप माइल्ड और मॉडरेट केस ही कर सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो 45,000 to 1.5 लाख तक चली जाती है। तो जैसे सर हमने देखा आजकल अलाइनर के काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि आप अलाइनर से अपने दांतों को सीधा करवा सकते हो, 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो वो जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और इतने ज़्यादा हाई कॉस्टिंग में काम कर रहे हैं, तो क्या वो सच में इफेक्टिव है? नहीं, वो हाई कॉस्ट नहीं है, लो कॉस्ट है पहले तो। अच्छा। 35 से 40 हज़ार तो बहुत लो कॉस्ट है लाइनर्स की। वो अभी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डायरेक्ट पेशेंट को ही प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्कैनर ले लिया, स्कैनर से स्कैन किया और उसको ट्रीटमेंट प्लान किया, और उसके बाद उनको वो ऑनलाइन बिलिंग करा लेते हैं और वो डायरेक्ट उनको पास सेंड कर देते हैं। अच्छा। फिर वो उनको पहनते रहते हैं। लेकिन उसकी जो सक्सेस रेट है ना, वो मेरे हिसाब से अगर 100 पेशेंट हैं तो उसमें से सिर्फ 10% है। वो देखे मैंने, वो भी माइल्ड केसेस में, मॉडरेट तो होंगे भी नहीं। दूसरी चीज़, उसका सक्सेस ना होने का रीज़न ये भी है क्योंकि जब हम ब्रेसिस या अलाइनर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो अगर हमारे दांतों में स्पेस नहीं है तो हमें उसमें स्पेसिंग करनी पड़ती है, या तो दांत निकालने पड़ते हैं या फिर स्लाइसिंग करके, यानी IPR करके, इंटर प्रोक्सिमल रिडक्शन करके। अब जब वो स्पेस नहीं मिलेगा तो दांत अंदर जाएगा कैसे? बिल्कुल। तो उसके लिए वो जो डायरेक्ट कंपनियां पेशेंट को प्रोवाइड कर रही हैं वो तो किसी कीमत पे आपको IPR नहीं करने वाली, और उसके बाद उसमें दांतों पर जो कंपोजिट ब्लॉक लगते हैं वो ब्लॉक भी वो नहीं लगाते, वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन पेशेंट के साथ ये रहता है कि यार 30-35 हज़ार में वो हो रहा है तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास 80,000 90,000 क्यों पे करूँगा मैं? अब वो 90,000 के चक्कर में उनके 35 हज़ार भी चले जाते हैं, और वो जो टाइम पीरियड था 6 मंथ का 8 मंथ का वो भी उनका ख़राब हो जाता है। फिर जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो वो दुख होकर के, परेशान होकर के उसको निकाल के फेंक देते हैं, और उनका भरोसा भी उठ जाता है डेंटिस्ट से। तो उसका सक्सेस ना होने का रीज़न यही है कि कॉम्पोजिट ब्लॉक लगाने थे, वो नहीं लगे, जिसकी वजह से उसमें लॉक होते हैं वो अलाइनर्स, और उसकी वजह से वो मूवमेंट देगा। सेकंड चीज़, IPR नहीं हुआ। अगर IPR की नीड थी, कोई स्पेस नहीं बनाया, जब स्पेस ही नहीं बनाया तो वो दांत अंदर जाएंगे कैसे? हाँ जी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इम्प्रॉपर फिटिंग है तो वो भी डेंटिस्ट चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रॉपर फिटिंग आ रही है आपकी 6 वाले अलाइनर्स पर, आपके टोटल ट्रीटमेंट था 20 अलाइनर्स का, अब 6 में दिक्कत आ गई। अब आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन वो डेंटिस्ट चेक करेगा, अगर 6 में दिक्कत आ रही है तो 6 को हटाओ, फिर 5 को लगाओ। 5 इसका मतलब था कि आपने प्रॉपर नहीं लगाए हैं। अगर प्रॉपर लगाए हैं तो वो फिटिंग सही आएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि अलाइनर्स में ही कोई दिक्कत आ गई थी 6 वाले में, अगर 5 फिट हो रहा है तो फिर 5 के बाद 6 को चेंज कराना पड़ता है। 6 चेंज करके आएंगे तब जाकर के वो 7, 8, 9 वाले फिटिंग होंगे। बिल्कुल। लेकिन वो ट्रीटमेंट के साथ यही रहता है कि इनका सस्ते की वजह से ये डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो उनको वो भी लॉस हो जाता है, टाइम भी चला जाता है। फिर उनको ये लगता है कि अलाइनर्स बिल्कुल वर्क नहीं करते, पर ऐसा नहीं है, अलाइनर्स वर्क करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में वो भी डेंटिस्ट ही बताएंगे आपको देख करके कि हाँ इससे ये केस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आपने कहा कि ये जी लो 1.5 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो और ये मेरा केस कर दो, अलाइनर से कराना। और अगर वो सीवियर केसेस है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो 2.5 लाख में क्या, वो 10 लाख में भी नहीं होगा। हाँ, 2.5 लाख अगर कोई पे कर रहा है तो उसके लिए इन्विजिलाइन एक ऑप्शन है, इन्विजिलाइन से ही केसेस हो जाता है। लेकिन इन्विजिलाइन की जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख से लेकर के 5 to 6 लाख तक जाती है।
ये इंडियंस में। जी, बाहर अगर आप यूएसए वगैरह में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो बहुत जाती है। ज्यादा है। यहाँ पर रूट कैनाल के चार्जेस 4-5 thousand है हाँ जी। जो नॉर्मल चल रहे हैं, और अगर आप यूएसए में जाते हैं तो वो $5,000 हैं। अरे बाप रे। मतलब 5 लाख के आसपास, 4 to 5 लाख की एक रूट कैनाल होती है, और हाँ इंडिया जी। के अंदर वही चीज़ आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये में हो जाती है। यूएस में आरसीटी भी बहुत महंगी है। आरसीटी के ही तो चार्जेस बता रहा हूँ मैं। हाँ। 4 से 5 लाख रुपए में यूएस के अंदर आरसीटी के चार्जेस हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट थी, उनको ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो वो आई थी कुछ दिन पहले, तो उनको एक एक्सट्रैक्शन कराना था, तो वो बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर शायद 50 रुपीज़ का है। हाँ जी। तो कह रहे मेरे 1000 बोला है उन्होंने एक्सट्रैक्शन के लिए, और हमने 1200 में एक्सट्रैक्ट कर दिया उसका नॉर्मली था। तो इतना डिफरेंस है। वो कह रहे हमें घर आना ही था, थोड़ा दिन दर्द बर्दाश्त किया। मेरे भी कई एक नोन यूएस और कनाडा में रहते हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे डेंटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत कमी है। और वो मतलब जो अपॉइंटमेंट भी मिलता है वो उनको 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बाद का मिलता है। आज दर्द आपको आज हो रहा है लेकिन अपॉइंटमेंट 3 हफ्ते बाद हाँ, तो फिर वो जिनको दर्द ज्यादा होता है ना, वो पे करते हैं फिर 4 लाख 5 लाख हाँ, रुपए रूट हाँ, कैनाल के लिए। फिर वो क्राउन्स वगैरह जो है ना, वो इंडिया आकर के लगवाते हैं कि बाकी का ट्रीटमेंट हम इंडिया जाके करा लेंगे, जब घर जाएंगे वो 6 महीने बाद आते हैं, 8 महीने बाद आ रहे हैं, 1 साल बाद, तो वो बाकी का ट्रीटमेंट यहाँ से प्रॉपर करा के जाते हैं। मेरे पास कई क्लाइंट है जो यूएस से आए थे, वो आए थे अपना चेस्ट इन्फेक्शन था उनको, तो उनका मैक्स चल रहा था इलाज। हाँ जी। तो उनको एकदम दांतों की परेशानी लगी, तो मेरे एक फ्रेंड से उन्होंने रेफरेंस लिया, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने क्राउन वगैरह कह रहे और लगा दो एडवांस में। मैंने कहा नहीं, एडवांस में नहीं लगेंगे, जितनी नीड है उतने ही लग सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो सारे क्राउनिंग वगैरह के, फिर उन्होंने मुझे बताया था कि यार ये तो हमारे वहाँ तो इतनी की है, आप हमारे घर आ जाओ। मैंने कहा ऐसा थोड़ी कि घर आ जाओ। बाकी ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात भी समझ गया, और आप लोगों के लिए भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे सर ने समझाया, जावेद सर ने, कि जो आप ऑनलाइन ऐड देख के, ई कॉमर्स कंपनीज का ऐड देख के अलाइनर्स को ऑर्डर कर देते हो, इनविजिबल अलाइनर जो आजकल ऐड बहुत ज़्यादा चल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और एक बंदा आपके घर पर आके इंस्पेक्शन करके आपका साइज मेजर करके और आपको ऑनलाइन भेज दिया जाता है, वो प्रैक्टिकली उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है, 10% जैसे सर बता रहे हैं। 10% भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया। हाँ, अगर आप कमेंट में हाँ, कोई एक भी पेशेंट ऐसा हो, हाँ, इस वीडियो में वो कमेंट में डाल दे कि मैंने ट्रीटमेंट कराया था इस अलाइनर्स कंपनी से डायरेक्ट और मेरा इतना सक्सेस रेट रहा, मैं कह रहा हूँ आपको एक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 5 लाख लोगों को वीडियो देख रहे हैं तो 5 लाख में से एक बंदा भी आपका ऐसा नहीं मिल सकता जिसने कहा कि मेरा सक्सेस रेट है। उसकी टेक्निकल टर्म सर ने बताई, जैसे आईपीआर कराना होता है, या आपको अपने टूथ की जो है रिसाइजिंग करानी होती है, ब्लॉकेजेस हटाने पड़ते हैं। तो प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो अभी तक वीडियोस देख रहे हैं, कि आप ऑनलाइन कोई भी ऐड देख के यूं ही अपने 35,000, 40,000, 20,000, 15,000 जितने भी वो ऐड चल रहा है, अपने पैसे बर्बाद मत करो। सही तरीका ये, आप एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, वो जो सलाह दे रहे हैं कि आपको अलाइनर की जरूरत है या ब्रेसेस की जरूरत है, उस हिसाब से जाए, क्योंकि आपकी कंडीशन भी देखी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनी में कोई डॉक्टर नहीं बैठे हुए, वहां पर कंसल्टेंट हैं, वो जो बता रहे हैं, उनने उसकी पढ़ाई नहीं करी है, जो बना रहे हैं। हाँ, लेकिन वो एक इमेज देख रहे हैं सिर्फ, और उस इमेज के बिहार पर आपका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हमारी बॉडी फंक्शन अलग अलग करती है, सबके अलग अलग सिस्टम है। तो इसलिए बीच में एक डॉक्टर्स का होना जरूरी है जो प्रॉपर नॉलेज के साथ रेफर करे कि इनको ये डिजीज है, ये परेशानी है और ये चाहिए। हाँ जी। तो जब तक वो नहीं मिलेगा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नहीं सर, मैं बिल्कुल कभी किसी ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर नहीं करने वाला, और मैं बिल्कुल आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरीके के ऐड पर जाके बिल्कुल अपने पैसे को बर्बाद ना करें। बिल्कुल जावेद सर से नेक्सा डेंटल क्लिनिक पर आप बात कर सकते हैं। आप भी सर ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं? नहीं, ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं देते, लेकिन बता सकते हैं, जैसे बता सकते हैं। और भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बोला था कि कुछ लोगों के साथ डिजीज ऐसी हैं जो चाहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट ये कराना है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी इमेजेस डाल दें, ट्रीटमेंट प्लान क्या चाह रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम है वो, तो फिर हम उसको ऑनलाइन कंसल्ट कर लेते हैं। ओके ओके। उसका हम चार्ज भी नहीं करते सर। जैसे मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम ही है, मेरा एक विजडम टूथ था, वो मुझे निकलवाना पड़ा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो ये विजडम टूथ पहले तो नहीं निकलवाया जाता था, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उनके तो पूरे 80 साल तक दांत चलते थे। आज के टाइम में हमने देखा बहुत कम उम्र में सभी को विजडम टूथ निकलवाना पड़ रहा है। उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, विजडम टूथ, एक तो सबसे पहले आप ये समझे विजडम टूथ कहते किसे, जो जबड़े की आखिरी दाढ़ है ना, हाँ जी, उसको विजडम टूथ कहते हैं, यानी कुछ लोग उसको अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। इसकी जो एज होती है ना, वो 17 से 25 साल में आनी होती है, ये ओके, अप्रोक्सीमेटेड 40 में भी आ जाती है, 50 में भी आती है कुछ लोगों के। लेकिन जिस वक्त में ये आ रही होती है ना, उस वक्त तक हमारे जॉ का जो फंक्शन है ना, वो इस तरह से होता है कि अगर आप हार्ड चीज़ें खा रहे हो तो वो जॉ बड़ी हो जाएगी, और जैसी जॉ बड़ी होगी आपको प्रॉपर एंगुलेशन में दांत आपके रप्ट हो जाएंगे।
हाँ जी, तो अगर आप हार्ड चीजें नहीं खा रहे हैं, आजकल देखा सॉफ्ट डाइट पे आ गए हैं लोग बहुत बिल्कुल, ज्यादा, इसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। जॉ छोटी होने लगी तो प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, हाँ जिसकी वजह से जी, वो दांत टेढ़ी रह जाती हैं, या तो वो ओके, टेढ़ी निकल रही है या फिर वो अंदर फंसी रह जाती है। हाँ जी, जो दाढ़ हड्डी के अंदर फंसी रहेगी उसको तो हम इम्पैक्टेड कहते हैं, और जी, वो दाढ़ हमें सर्जरी करके निकलवानी पड़ेगी। और ओके, जो दांत निकल चुकी है प्रॉपर और वो टेढ़ी निकली है तो भी उसको निकलवाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि अगर वो नहीं निकलवाई तो वो आपके गाल में चिक बाइटिंग करेगी, टंग में ट्रॉमा करेगी। तो मुंह के अंदर कोई भी जख्म हो, सर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर मुंह के अंदर कोई जख्म दांतों की वजह से हो रहा है तो 2 महीने अगर वो रह गया तो वो कैंसर बन जाता है। ओहो, 99% केसेस में ये हुआ है। 2 से 3 महीने मैक्सिमम। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए, दांत कभी गुटखा नहीं खाया, कभी तंबाकू यूज़ नहीं किया ज़िंदगी में, दांत से एक शार्प एजेस थी और उससे टंग में ट्रॉमा हुआ, और ओके, वो ट्रॉमा कंटिन्यू रहा। पहले तो उनको पता ही नहीं था बेचारों को, वो गए फिजिशियंस के पास, उन्होंने दवाई दे दी। फिजिशियंस के बाद वो थोड़े दिन इधर उधर घूमे, कुछ उन्होंने लापरवाही की, कुछ जेल लगाते रहे छालों का, लेकिन वो कंटिन्यू ट्रॉमा कर रहा था ना, वो जख्म धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही सिंपल सा टॉपिक था कि आपको वो दांत घिसवाना था, यानी ट्रिम कराना था, उसकी जो एजेस थी वो स्मूथ हो जाती तो वो वहीं की वहीं ट्रॉमा हील हो जाता, जो छाला बनाता, अल्सर जो बन गया था। लेकिन आपकी वो लापरवाही, कुछ तो आपको नॉलेज नहीं थी, कुछ आपकी लापरवाही, कुछ फिजिशियंस की लापरवाही। जी, जब उनको पता चल गया कि भाई दांत जीभ में छाला हो गया तो उनको डेंटिस्ट के पास भेज देना चाहिए। अब उनकी 2 लोगों की लापरवाही से एक इंसान की तो जान चलेगी, पहले तो पूरा उसका फाइनेंशियली स्टेटस चला गया जी, कि भाई कैंसर हो गया है अगर किसी पेशेंट को, तो समझ लो कि वो जिस दिन उसको पता चली वो उस दिन मर गया। बस वो जितने दिन जी रहा है ना, वो उतने दिन तक बस सिर्फ पैसे खर्च करेगा हाँ, कि मैं अब घर बेच दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा है, वो बस इस इंतजार में है कि अब मैं कब मरूंगा। 99% मैंने नहीं देखा कि 5-6 साल 8 साल से ज़्यादा कोई आदमी की सर्जरी के बाद भी जिया है, मुंह के कैंसर वाली। जी, बाकी बॉडी का कोई और पार्ट होगा तो उसके तो जी जाते हैं, जी, ठीक हो जाते हैं। जी, 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 लेकिन जो मुंह के कैंसर्स हैं ना, वो असल में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हाँ आपकी जी, हाँ रेडियो जी, कीमो सारी चीज़ें उसी में चलती हैं। और मुंह सलाइवा जो पूरे पेट में भी जा रहा है, फिर उसके बाद वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो बैक्टीरिया मुंह का हर जगह चला जाता है। बिल्कुल, हाथ में कोई कैंसर हुआ है, यहाँ की जगह यहाँ से काट दो, हाँ जी, आदमी बिना हाथ के एक हाथ के रह लेगा। लेकिन मुंह का ऐसा सिस्टम है कि वो हर वक्त बैक्टीरिया पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ट्रू, तो ये छोटी सी लापरवाही थी सिर्फ, कि दांत की जो शार्प एजिस थी उसने ट्रॉमा किया, और उस बेचारे को पता भी नहीं है, उसने कभी गुटखा नहीं खाया, उसके जहन में भी नहीं थी कि मुझे कैंसर हो सकता है, हाँ जी, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया, तो उसकी गलती नहीं थी। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस का टॉपिक है मेरे हिसाब से, कि आपको अवेयर रहना चाहिए। मुंह के अंदर कोई भी जख्म हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको हटाएं। अगर आपको लग रहा है कि इस दांत से बार बार हो रहा है तो दांत को निकलवा दें, दांत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अब हमारा जो टॉपिक था ना, हम ये कह रहे थे कि अक्कल विजडम, दाढ़, हाँ विजडम जी, टूथ। विजडम टूथ ज्यादातर अपर वाली जो है वो गाल की तरफ निकलते हैं, और वो चिक बाइटिंग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं निकलवाना, लोग कह रहे हैं कि नहीं आंखें कमजोर हो जाएंगी, पापा मना कर रहे हैं, दादा मना कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ दादा जी, कोई हाँ जी, डेंटिस्ट थोड़े ही है, नहीं पापा डेंटिस्ट है। अगर आप किसी की नॉलेज, आप किसी के एडवाइस ले रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से लें। अभी मुझे सपोज करो टाइल्स की एडवाइस लेनी है, तो मैं किसी टाइल्स के मिस्त्री से लूंगा ना। बिल्कुल, मैं घर जा करके किसी दोस्त से कहूँ जो ऑलरेडी कुछ और काम करता है, मैं कारपेंटर से कहूँगा, वो क्या नॉलेज रखता है। सही बात, तो मुझे तो उस राजमिस्त्री के पास ही जाना पड़ेगा। तो हाँ जिसके जी, पास प्रॉपर नॉलेज है आप उनसे कंसल्ट करें। मेरे पास आ गए कि मेरे गले में इन्फेक्शन है, तो मैं ईएनटी के पास ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि गले का मेरा पार्ट नहीं है। जी, अम्मा मुझे मालूम है कि 2 दवाइयाँ हैं जो ईएनटी देते हैं, वो तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम एक्सटेंड कर गई तो फिर तो ये तो धोखा हो गया ना पेशेंट के साथ में। मैं सिर्फ कंसल्टेशन की वजह से अपने पास रोक लूँ उसको, तो बहुत ये सारे तो, लोग तो अपने घर पे ही इलाज कर लेते हैं अपना, हाँ वो तो पूरा इंडिया में से 80% लोग करते ही हैं। पहले वो घरेलू नुस्खे पूरा इलाज करेंगे, दांत उसके बाद वो में जाएंगे। स्प्रिट लगा लेंगे, पेट्रोल लगा लेंगे, लोग यहाँ तक कर लेते हैं, पेट्रोल के भी कुल्ला करते हैं लोग हाँ बाग, जी, हाँ स्प्रिट जी, के भी करते हैं, और नमक सोडा और चूना, चूना। चूना तो इफेक्टिव होता है थोड़ा सा, हाँ जी, चूने का तो रोल था पहले कभी, तो लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो उस हिसाब से यूज़ नहीं होता। हमारी बॉडी का फंक्शन भी अलग हो गया, हमारी डाइट्स चेंज हो गई हैं। जी, तो दाढ़, अगर आपकी अक्कल दाढ़ गाल की तरफ निकल गई अपर की या टेढ़ी हड्डी में, तो आपको वो निकलवानी पड़ेंगी, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे की दाढ़ें अगर टेढ़ी हैं तो वो सर्जरी करके निकलेंगी, ऊपर की दाढ़ें भी सर्जरी करके निकलती हैं, ऐसा नहीं है, अगर वो इम्पैक्टेड है तो। और इम्पैक्टेड नहीं है तो नॉर्मल निकल जाती हैं, कुछ माइनर सर्जरी से निकल जाती हैं। अक्कल दाढ़ सीधी आ रही है और आपको कोई परेशानी नहीं है तो बिल्कुल निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एक्सरे करा करके देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक्सपर्ट से एडवाइस लें, आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, एक्सरे कराएं, उसका इंट्राओरल रेडियोग्राफ देखें, इंट्राओरल फोटोग्राफ भी आ रहा है आजकल कैमरेज में, आप देख सकते हैं कि आपके दांत आ रहे हैं।
अगर प्रॉपर नहीं है तो आप उनको एक्सट्रैक्ट करा दें, क्योंकि इम्पैक्टेड के साथ में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिस्ट यानी गांठ वगैरह आपकी वहीं बनती है, आप नहीं निकलवाएंगे तो अगले वाले दांत को भी खराब कर देगी। अगर वो किसी वजह से उस एंगल में नहीं है, दूसरे एंगल में है, तो वो बोन को वीक कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा उसके ऑलरेडी अंदर है। मसल्स वो सॉरी नर्व को कंप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये सुन हो सकता है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो इम्पैक्टेड के साथ हो जाती हैं। ट्रू। इसलिए इम्पैक्टेड को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर डेंटिस्ट ने कहा है और आपको दिख रहा है एक्सरे में कि मेरी दांत टेढ़ी है, तो आपको निकलवा देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस वरना बाद में भी आपको निकलवानी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। विजडम टूथ की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन विजडम टूथ के साथ एक आज के टाइम में एक टर्म, जैसा अभी आपने मुझे बताया भी कि यूएस में इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, इसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। आरसीटी, ये आरसीटी क्यों करवानी पड़ती है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, और क्या आरसीटी करवाने के बाद कैप पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बिना कैप के काम चल जाता है? थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझाइए। देखो, आरसीटी असल में आरसीटी लास्ट का प्रोसीजर था, ओके। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होगा, वो फर्स्ट प्रोसीजर हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहावत है, अभी मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मेरे दर्द नहीं हो रहा। जी। दांत का एक फंक्शन है, उसके अंदर 3 लेयर है। सबसे पहले ऊपर इनेमल, सेकंड वाली डेंटिन, तीसरी वाली पल्प, यानी जो नर्व्स हैं। अब जो इनेमल है वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर वो डिके होती है आपकी, वो खराब होती है, तो उस कंडीशन पर कोई पेन नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं आएगा। इस कंडीशन पे आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अगर रूटीन चेकअप आप कराते हैं तो उस टाइम वो फिलिंग कर देंगे, उसको रिमूव करके फिलिंग हो जाती है, वो दांत बिल्कुल आपके हेल्दी है। अगर आपने उसको चेकअप नहीं कराया तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कैरीज डेंटिन तक पहुंचेगी, आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा लगने का भी एक जो ठंडे के सेंसेशन आ रहा है, उसका संकेत है कि आपको अब दांत का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन वो बियरेबल होता है, नहीं बर्दाश्त में होता है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, अरे अभी तो ठंडा ही लग रहा है, जब तक सेंसोडाइन से काम चला लें, या वेंटेज है, बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं जो आजकल ऐड देख रहे हैं, वो उससे करते हैं, उससे इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि डेंटिन के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं जो हमारे पानी को डायरेक्ट नर्व्स तक लेके जा रहे थे, तो जो टूथपेस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो उस ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं। वो टेम्पररी रिलीफ हो गया, लेकिन कैरीज तो नहीं गई। अब वो कैरीज धीरे धीरे ग्रो करके वो पहुंच गई पल्प तक। जैसे ही पल्प तक पहुंचेगी, सीवियर पेन स्टार्ट। अब उनसे ना खाना चबाया जा रहा है, ना ही दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रही है। अब वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे। अब जैसे ही डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट एक ही बात कहेगा जी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी। और वो सुनते हुए आ रहे थे आरसीटी, कह रहा नहीं सर, इसमें मसाला भर दो। मसाला भरने की जब कंडीशन थी, वो तो आपने पार कर दी उस टाइम ही। हाँ जी। फिर दोबारा भी मसाला भरने की कंडीशन आई, फिलिंग कराने की कंडीशन आई कि चलो हम उस वक्त में कैल्शियम का बेस लगा देते हैं। अगर वो डेंटिन तक कह रही थी, उस वक्त में आप सेंसोडाइन कर रहे थे जी। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। आपको दांत बचाने के लिए सिर्फ एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। हाँ जी। अब इस कंडीशन पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके। रूट कैनाल ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारे इंडिया के अंदर, जबकि हमारा लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि लोग जाते ही नहीं है आरसीटी तक। हाँ, दर्द नहीं होता तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उनको दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी सर जब बहुत ज्यादा दर्द हुआ तभी विजडम टूथ निकला। हाँ, ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट्री में भी जो डेंटिस्ट है ना, उनके साथ भी यही है, चेयर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जब तक दर्द नहीं होगा तब तक वो ट्रीटमेंट नहीं होता। बिल्कुल। तो ये लीनियंसी हमारे साथ भी रहती है। लेकिन हमारे साथ क्या है, वो फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो कोई ट्रीटमेंट बड़ा भी करने लगे तो हमें पैसे डबल या 3 गुना नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन पेशेंट के साथ तो दिक्कत है ना, कि जो काम आपका 500 to 1000 में हो सकता था फिलिंग का, अब वही काम आपको 6000 8000 में कराना पड़ेगा, रूट कैनाल करके कैप लगवाना पड़ेगा। अच्छा, कैप लगवाना ज़रूरी हो जाता है, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था। कैप लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दांत ऑलरेडी डिके है। उसके बाद फिर रूट कैनाल के लिए डेंटिस्ट ने होल कर दिया। अब वो दांत का स्ट्रक्चर हो गया वीक। अब वीक होने के बाद में जैसी रूट कैनाल हुई और उसके अंदर अगर फिलिंग कर दी, तो उसकी जो दीवारें हैं ना, वॉल्स हैं, कोई भी ऑब्लिक फोर्स आएगी, अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल आ रही है कोई दिक्कत नहीं, जैसी ऑब्लिक फोर्स पड़ेगी वो दांत फट जाएगा बीच में। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगाना जरूरी होता है। ओके। अगर कोई दांत थोड़ा सा खराब है, कुछ ही पेशेंट होते हैं जिनका बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि मुझे थोड़े उसमें रूट कैनाल करानी पड़ गई, तो अगर कंजर्वेटिव कैविटी है, दांत बहुत ज्यादा खराब नहीं है और हेल्दी है, तो उस कंडीशन पे हम कंपोजिट की रिस्टोरेशन कर सकते हैं, टीएसआर कर सकते हैं। ओके। तो उससे वो दांत बिना कैप के बच सकता है। लेकिन 98% केसेस में कैप लगवाना जरूरी हो जाता है। जी। तो सर जैसे आप कैप के बारे में बता ही रहे हैं, तो इस सर ये कैप कितने टाइप की होती है, इनकी कॉस्ट क्या होती है, और ये मतलब आपने बता ही दिया कि लगवानी क्यों चाहिए, तो बस प्लीज इनके टाइप्स और डिस्क्राइब कर दीजिए। ये वैसे सभी पेशेंट का होता है कि क्योंकि पेशेंट के साथ क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पेशेंट को पता ही नहीं सर कैप कौन सी कैप लगवानी है, कितनी टाइप्स की होती है।
इवन ये मेडिकल वालों को भी पता नहीं होता, जो डॉक्टर्स होते हैं उन बेचारों को भी नहीं पता। हाँ जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि 3 टाइप्स की होती है मेनली। ओके। होती तो बहुत सारी हैं, पहले से गोल्ड की भी बनती थी, कुछ लोग मेटल्स की भी बनवाया करते थे। अभी सबसे पहले मेटल सिरेमिक, दूसरा DMLS आ गया। मेटल सिरेमिक के अंदर ये एक अपडेट आ गया है, DMLS, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग। ओके। वो क्या होता है, वो कैड-कैम से बनती है। कैड-कैम से बनने की वजह से उसके साथ 2 चीज़ें फ़ायदा होती है। एक तो ब्लॉक अच्छे से हो जाते हैं, जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो अच्छी फिटिंग के आएंगे, ओके। नेचुरल ज़्यादा दिखता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और खाना फंसने की जो शिकायत होती है ना वो DMLS में बहुत कम देखी जाती है एज़ कम्पेयर PFM के, जो मेटल सिरेमिक की नॉर्मल कैप थी बिल्कुल। उनमें ज़्यादा आ जाती है। तीसरी कंडीशन, एरर्स कम आते हैं क्योंकि वो रोबोटिक मशीन से बन रही है, प्रॉपर स्कैन करके बन रही है। हाँ जी। और तीसरी जो टाइप्स है वो है जिरकोनिया, यानी ओके। फुल सिरेमिक की, उसके अंदर मेटल बिल्कुल यूज़ नहीं होता। जिन लोगों को मेटल्स की एलर्जी है उन लोगों को हमें जिरकोनिया लगानी चाहिए। और जिरकोनिया आगे के दांतों में मेटल्स के थोड़ा शेड चेंज हो जाता है तो आगे भी जिरकोनिया लगवाते हैं ज़्यादातर हाँ जी। प्रेफरेंस। हाँ जी। हाँ जी। पीछे भी जिरकोनिया लगती है। जिरकोनिया में दूसरी टाइप होती है मोनोलिथ, हालांकि है वो फुल सिरेमिक। ओके। जिरकोनिया और मोनोलिथ में फर्क है, जिरकोनिया के ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है शेड की वजह से, जी। खूबसूरती की वजह से। हाँ जी। और जो मोनोलिथ होती है वो डायरेक्ट ब्लॉक में से कटता है तो वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो जिरकोनिया हम पीछे के दांतों में भी यूज़ करते हैं, आगे के दांतों में यूज़ करते जी हैं। जी जी। लेकिन सबसे बेस्ट जो कैप्स हैं आज के टाइम में वो या तो DMLS या जिरकोनिया, ये 2 कैप आज के मेरे हिसाब से, इससे 3 ही टाइप की हैं तो अब वो ओल्ड हो गया। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी ना वो तभी आएगी जब पहली वाली के अंदर कोई परेशानी थी। जी। अगर पहली वाली में अगर परेशानी नहीं आएगी तो वो अपडेट ही नहीं होगी। ये कारों में एयरबैग क्यों आए, इसलिए आए ना क्योंकि रोड एक्सीडेंट हुए, उनको बिल्कुल। पता चला कि यार ये कमियां हैं, पावर ब्रेक आए। ऐसे ही ना जब कैप्स के अंदर यानी क्राउन्स के अंदर ये परेशानी आने लगी ना कि यार MRI CT स्कैन कराने गए तो अब मेटल्स एलर्जी कर रहा है, मेटल हैम्पर कर रहा है तो मेटल के कैप उतारवा। जी। एक इंसान को इमरजेंसी MRI CT स्कैन कराना है, उस वक्त में वो डेंटिस्ट के पास जाकर के कैसे कैप चेंज कराएंगे, वो तो बहुत रिस्की हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेटल फ्री कर दिया जाए, हाँ कि जी। फुल सिरेमिक की बनाई जाए। तो तब ये जब फुल सिरेमिक की देखा कि यार ये तो इसका नेचुरलिटी भी ज़्यादा अच्छी है, इसकी फिटिंग भी ज़्यादा अच्छी है और ये चलती भी ज़्यादा है और बस थोड़ी कॉस्टली रहती है। तो सर कितनी कॉस्टली रहती है, इनकी रेंज क्या रहती है तीनों की? कॉस्टली जिरकोनिया जैसे नॉर्मल कैप और अदर क्लिनिक्स पे 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। अच्छी ओके, कैप, अच्छी ठीक। लैब्स की कैप मेटल सिरेमिक की वो 4 से 5 हज़ार तक जाती है। और जो ठीक। जिरकोनिया है वो 8 हज़ार से स्टार्ट होती है, वो 25 तक चार्ज करते हैं। अच्छा। तो जिरकोनिया क्वालिटी है, पर 8 हज़ार बहुत कम चार्जेस हैं जिरकोनिया के भी, लेकिन जो नॉर्मल चार्जेस हैं इसके 10-12 हज़ार हैं मार्केट में अच्छे क्लिनिक्स पर, जो अच्छी क्वालिटी के जिरकोनिया यूज़ कर रहे हैं। तो जिरकोनिया कैप इतनी महंगी क्यों होती है? यार वो बताया ना, एक तो इसकी मशीन वगैरह इतनी कॉस्टली है हम्म। और लैब का खर्चा ज़्यादा है। लैब इसकी जो जिरकोनिया की लैब का कोई कॉस्ट है ऑलमोस्ट 50 लाख से स्टार्ट है। अच्छा। अब आदमी इतना इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ मटेरियल्स इसमें बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। सिरेमिक जो फुल सिरेमिक यूज़ करता है ना, डेंटल सिरेमिक, सिरेमिक तो पत्थर भी होता है, स्टोन भी होता है, लेकिन मुंह में स्टोन वाला थोड़ी चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो तो वो चलेगा ना जो हमारी बॉडी को नुकसान ना करे। बिल्कुल। तो इसलिए जो उसके सिरेमिक होता है वो काफ़ी ऑलरेडी कॉस्टली आते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये इसका जो मेन रीज़न है वो यही है क्योंकि मशीन भी महंगी है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये लैब पीछे से भी काफ़ी कॉस्टली बन के आती है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती होगी इन कैप्स की? मतलब 10 to 12 ईयर्स बहुत इजीली चल जाती है ये तीनों? बाकी तीनों तीनों ही। ऐसा तो बाकी- नहीं जिरकोनिया महंगी है तो 30-40 साल चल जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा 10-12 नहीं। साल इनके ऑलमोस्ट रहते हैं। किसी किसी की 20 साल भी चली हैं, लेकिन हाँ, वो हाँ। 20 साल में तो बॉडी का फंक्शन ही चेंज हो जाता है, तो 20 साल की तो उम्मीद ना रखें। 10-12 साल इजीली चल जाते हैं। 20 साल में तो खुद के दांत घिसने लगते हैं। सब कुछ चेंज हो जाता है बॉडी का। 18 साल की एज में किसी आदमी ने दांत लगवाया, 20 साल में जब वो 38 साल का हो रहा है तो सोचो उसकी बॉडी का हर फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है। सही बात। तो दांतों के भी सारी फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो अब कैप वो अपनी जगह रुक करके करेंगे क्या? जावेद सर, जैसे आप जब यहाँ पॉडकास्ट के लिए आ रहे थे, हम थोड़ा रिसर्च किया तो हमने देखा कि जिरकोनिया कैप जो आप बता रहे हो कि 8,000 10,000 से स्टार्टिंग है, लेकिन आपके जो हमने ऐड देखे वो समवेयर कोई 3,000 रुपये में रन हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि आपने कॉस्ट को इतना कम कैसे कर दिया, एंड दूसरा अगर आप कॉस्ट इतनी कम कर रहे हो तो ऑब्वियस आप क्वालिटी में कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे कि आपने चमत्कार कैसे किया? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो क्लिनिक स्टार्ट किया था ना वो वैल्यू फॉर मनी पर ही किया था, कि मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं ना वो मिडिल क्लास हैं। ओके। अगर मैं वहाँ पर चार्जेस बढ़ा देता हूँ ना तो मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि वो मिडिल क्लास जो है ना, जिसकी मंथली अर्निंग 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये, तो वो अफोर्ड नहीं करेगी। इसलिए मैंने पहले ही जिरकोनिया के चार्जेस 6,000 रखे हुए थे। मतलब पिछले
2016 से मेरे पास जिरकोनिया के चार्जेस 6000 थे। अच्छा। मैंने आज तक उसके चार्जेस भी नहीं बढ़ाए थे, 6000 से ऊपर नहीं किए थे। कई बार प्लान किया था, क्योंकि अगर मेरे पास जो पेशेंट, अगर मैं थोड़ा सा भी चार्जेस बढ़ाता हूँ ना, अगर सपोज करो मैं उसको 10,000 करता हूँ, फिर वो वापस उस पर आ जाएगा, PFM पर ही आ जाएगा, मेटल सिरेमिक पर आ जाएगा। उसके बाद फिर उसको वो नुकसान उठाने पड़ते हैं। अब ये जो हमने 3000 कैसे किया है मैं आपको बताऊँ, हमने ना वॉल्यूम पर वर्क किया। ओके। वॉल्यूम पर वर्क किया, जैसे हमने पहले एक महीने में 50 क्राउन लगा रहे थे पेशेंट जी जी जी। अभी हमने टारगेट किया 1000 क्राउन लगाएंगे, क्योंकि हमने अपनी खुद की लैब बनाई। जब हम अपने लैब बनाई तो जो पहले कॉस्ट, अब हम लैब को भी दे रहे थे, अब वो डायरेक्ट हमारी अपनी लैब हो गई। तो हमने सोचा कि चलो क्लिनिक या लैब में से किसी का तो प्रॉफिट छोड़ा जाए, प्रॉफिट तो हमें अल्टीमेटली हो ही रहा है। फिर अगर हम वॉल्यूम पर वर्क कर रहे हैं तो 1000 क्राउन पर मंथ का हमारा टारगेट है, जो कि अभी 600 क्रॉस कर चुका है। मे भी 3-4 महीने 5 महीने में हो जाएगा। ओके। हो सकता है 6 महीने में हो जाए। हाँ जी। तो जब वो 1000 क्रॉस कर जाएगा तो हो सकता है उसके बाद भी जिरकोनिया के क्राउन और रिड्यूस करे जाएं, 2500 भी कर सकते हैं और भी कम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारा जो पहला माइलस्टोन है वो यही है कि हमें 1000 क्राउन तक पहुंचना है मंथली जी। तो वो कॉस्ट हमारी वहाँ से हो जाती है। और 3000 में हमने बिल्कुल उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी के साथ में। आप क्वालिटी उठा करके देखें, एडाइट का इतना अच्छा सिरेमिक का ब्लॉक आता है जिसके अंदर से हम ये क्राउन्स बनाते हैं। और वो क्राउन्स ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हम इससे पहले 6000 का यूज़ कर रहे थे वो भी वही था। ओके। हमारे कंपटीटर्स से कई बार हमारे पास ना मैसेज आ रहे हैं, डॉक्टर्स की भी कॉल आई, कई सारे मेरे कलीग्स हैं उनकी भी, यार ये कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा देखो, तरीका तो आप इस बेस पे करो ना कि हमने रेट कम किए। हाँ जी। अगर आप ये कहो कि भाई आपकी क्वालिटी कम है या आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप आकर मुझसे शिकायत करो। इस बेस पे आप ये कह रहे हो कि यार ये मेरा अपनी खुद की चॉइस है, मैं महंगी कर रहा हूँ या सस्ती कर रहा हूँ। मैं 20,000 का भी लगा रहा हूँ तो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं 3000 का भी लगा रहा हूँ, मैं 2000 का भी लगा रहा हूँ तो भी मैं ही अर्न कर रहा हूँ ना। मेरा खर्च ना तो आप चला रहे हो ना वो दूसरे डेंटिस्ट चला रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेरे पास है, मैं एक स्क्रीन शॉट शेयर करूँगा। एक मेरा कलीग है, वो कह रहा है मैं तो PFM के चार्ज 4500 कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है भाई, 3000 रुपये जिरकोनिया के, इसमें इंसल्ट है। मैंने कहा मेरी कोई इंसल्ट नहीं है भाई, मेरा पेशेंट खुश है, मेरा पेशेंट मेरे से हैप्पी होकर के जा रहा है। और वो उस बात से डबल खुश है कि जो ट्रीटमेंट मेरा, अभी कुछ केसेस हमने किए थे जिसमें 25,000 का चार्ज आ रहा है, वो उसी को हमने 4 महीने पहले 50,000 बताए थे, तो वो कितना खुश होकर के जा रहा है यार वही ट्रीटमेंट मुझे 25 में मिल गया। बिल्कुल। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कलीग क्या कह रहा है या और डेंटिस्ट क्या कर रहा है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा खुद का एक एम है कि ट्रीटमेंट इतना कम प्राइस में कर दिया जाए और बिल्कुल हाई क्वालिटी, बिल्कुल इतने अफोर्डेबल हो कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो सिर्फ पैसे की वजह से ट्रीटमेंट अपना नहीं करवा पा रहे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हो जाए। अगला प्लान ही मेरा यही है नेक्स्ट ईयर का कि मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाऊं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका खर्चा आ रहा है उससे भी कम खर्चे में हम अपने क्लिनिक पर ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट। क्या बात है सर। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको लग रहा है कि सारे ट्रीटमेंट होता है। डेंटल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ डेंटल कॉलेजेस में होता है और वहाँ भी चार्ज लगते हैं। हाँ जी। आप किसी भी डेंटल कॉलेज में जाओ, इवन मौलाना आजाद में भी जाओगे, अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो वहाँ भी चार्ज लगेंगे जी। तो यही मेरा प्लान है कि जो चार्जेस आप कॉलेज में दे रहे हो ना, और स्टूडेंट्स को दे रहे हो, यानी कि जो आपके इंटर्न्स हैं, 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, वो उनसे ट्रीटमेंट करा करके इतना चार्ज करा रहा हूँ, मैं उतने ही चार्ज में ना MDS से ट्रीटमेंट कराऊंगा। नेक्स्ट ईयर बस 1 साल का वेट है, हो सकता है रूट कैनाल हम 1000 पे कर दें। अभी हमारे यहाँ 3000 ऑलमोस्ट चार्जेस है। हाँ जी। और यही रूट कैनाल के चार्जेस 6 to 7,000 है जो अच्छे क्लिनिक्स पर है। तो अगला प्लान मेरा यही है 2026 का, जो मैं रूट कैनाल कराऊंगा वो 1000 में ही दोबारा कर दूंगा। बिल्कुल। और जिरकोनिया हो सकता है अगर ये माइलस्टोन कंप्लीट होते रहे, हाँ जी, तो 2000 में करेंगे। तो ये भी तो टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है नहीं होता। तो जो लोग भी क्राउन प्लान कर रहे हैं और अलग अलग डेंटिस्ट से उन्होंने बात किया, अलग क्लिनिक्स पर गए हैं, और अगर आपको कोई 8000, 10,000 या 12,000 कॉस्ट बताई जा रही है, तो पैसे सेविंग करने के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं क्या, क्योंकि आपको नेक्सा डेंटल क्लिनिक पर एक टॉप नॉच क्वालिटी क्राउन मिल रहा है, वो भी इतने कम प्राइस में, और बिल्कुल अफोर्डेबल है। और बिल्कुल देखो, हम चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट का माध्यम हमेशा ये रहता है कि आपके लिए शिक्षा और हेल्थ ये कम से कम प्राइस में मिले और अच्छी मिले। हर इंसान का हमारे देश में अधिकार है एक अच्छी शिक्षा लेने का। तो सर बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं जो आपकी तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। एंड आप भी आए सर, आपने हेल्थ में इतना अच्छा नाम कमाया और आपका एक माइलस्टोन भी ऑब्वियस है कि आप वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, वो एक अपार्ट है। लेकिन आप चाहते तो प्राइस उतना ही रख सकते थे और पैसे कमा सकते थे, लेकिन आप चाह रहे हो कि हर इंसान के लिए चीज़ अफोर्डेबल हो जाए।
तो सर मैं बिल्कुल आपके काम की सराहना करूंगा, और हमारे दर्शक आप बिल्कुल सही टाइम में, स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा होगा, सारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल हैं, अगर आपको नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आप फेसबुक पर रीच करिए, इंस्टाग्राम पर रीच करिए, लेकिन कम प्राइस में अच्छी चीज खरीदिए। लोग इतने प्राइस में आपको कम क्वालिटी वाली चीज दे रहे हैं, सर आपको इतने प्राइस में इतनी हाई क्वालिटी का क्राउन आपको दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अप्रिशिएट सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने कम प्राइस में, आपकी सोच कितनी अच्छी है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी कम प्राइस में लाना चाहते हैं लोगों के लिए हेल्थ। तो ये तो सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने वो भी उठाया। अगला पोस्टकार्ड नेक्स्ट ईयर करेंगे तो इसी बिल्कुल करेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। हमने ये किया या नहीं किया। नहीं सर बिल्कुल, नेक्स्ट नहीं, ईयर हम करेंगे, हमारा आप पूरा प्लान है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी से बता दीजिए जिसकी प्रॉब्लम है, अगर सर आपको कांटेक्ट, क्योंकि नंबर ऑब्वियस है बहुत ज्यादा बिजी रहता है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने सवाल डालिए कि आपकी और क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम अभी से आपका आंसर देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो जैसे सर आपने बताया कि आपने इसकी पूरी एक लैब लगाई हुई है, तो लैब लगाने के लिए समवेयर क्या कॉस्टिंग आती है, क्या खर्चा आ जाता है? देखिए, अगर लैब आपकी ना जिरकोनिया और डीएमएलएस की दोनों की कॉस्ट है ना, तो ऑलमोस्ट 1 CR पार हो जाता है, 1 करोड़ के ज़्यादा आ जाती है। क्या बात है। यही एक रीज़न है कि इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी कॉस्टली होती है, हाँ क्योंकि जी। बड़ी फर्म ही इसको लगाती है। अब जब बड़ी फर्म लगा रही है तो फिर वहाँ पर उसको ऑपरेटर अलग हो गया, फिर उसके बाद मीडिएटर हो गया, फिर उसके बाद में डेंटल क्लिनिक की कॉस्ट आ गई, डेंटिस्ट की कॉस्ट आ गई, तो बहुत सारी कॉस्ट ये मिल जाती हैं। जी। अभी हमारे साथ क्या है कि स्कैन करो, अभी क्राउन पे पेशेंट करके स्कैन किया, इधर लैब में बना और आके लगा दिया, तो जो बीच का जो पोर्टर का चार्जेस था, आने खर्चा जाने का था, था, वो लैब सारा का खत्म था, हो। वो सब वो वन हट टाइम हमारे क्लिनिक पे से रात को आ जाते हैं सारे क्राउन्स और सुबह में लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी कॉस्ट हमारी खुद की इतनी कट गई है, हमें भी पता नहीं था कि इतनी कॉस्ट कट जाएगी। अगर ये कॉस्ट पहले भी पता होता तो ये काम हम 4-5 साल पहले कर चुके होते। क्या बात है। तो सर जैसे अदर्स क्लिनिक है वो आरसीटी कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं, कैपिंग कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट ना डॉक्टर्स का स्किल भी करता है। ओके। आपने देखा होगा वैसे भी बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो बैठे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हाँ जी। 800 रुपये में 1000 में ये कर देंगे, कैप लगा देंगे, लेकिन वो चीज़ है ना कि एक तो जो अच्छे डेंटल क्लिनिक है ना, उनकी क्लिनिक्स की कॉस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका स्किल। आप सपोज करो आपने कारपेंटर का काम करा है, घर में फर्नीचर का काम करा है, बिल्कुल बिल्कुल। एक चौक पे ऐसे रोड पर से कारपेंटर उठा करके लाए आप, जिसकी डेली की जो डेली वर्कर है, डेली वेज है उसकी 1000 रुपये या 800 रुपये। अब जो अच्छा कारीगर है कारपेंटर, वो आपको 2000, वो कह रहा है कि मैं इतने रुपए फिट में करूँगा, तो यार आपने 2-3 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का आपने फर्नीचर बनवाया, और सिर्फ लेबर कॉस्ट की वजह से जी। आपने उसको ख़राब करवा लिया कि वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आ रही। हाँ जी। सेम कंडीशन ऐसी होती है कि आप जो ट्रीटमेंट आपका 20,000 में हो रहा था, वही आपने किसी क्वैक्स के पास जाकर के 15,000 12,000 में करा लिया, लेकिन स्किल तो नहीं है ना उसके पास। बिल्कुल। स्किल ना होने की वजह से रूट कैनाल खराब होती हैं। रूट कैनाल की जो चारों स्टेप्स हैं, उनके पास एक्सरे नहीं है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। रूट कैनाल में सबसे ज़्यादा ब्लंडर रूट कैनाल में होता है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो में कमेंट में जिसके साथ रूट कैनाल हुई है और ब्लंडर हुआ हो, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ कम से कम 40% केसेस में ऐसा होता है कि ब्लंडर होकर के आए हैं हमारे पास। आरसीटी कराई, आरसीटी का आर भी नहीं हुआ, होल कर दिया, छोड़ दिया, 3 महीने 4 महीने चक्कर लगा रहे हैं, होल कर दिया, गलत कर दिया, प्रॉपर सही डायरेक्शन में होल ही नहीं किया है, सही डायरेक्शन में उन्होंने वर्किंग लेंथ नहीं लिया, एक्सरे नहीं है, वर्किंग लेंथ कहाँ से लेंगे? जब तक दांत की प्रॉपर लेंथ नहीं होगी, हमारी रूट कैनाल ठीक नहीं होगी। सही बात। प्रॉपर ऑब्चुरेशन नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टरलाइजेशन नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट वॉश किए जा रहा है, वो इसमें ले, वो उसमें ले, इसका बैक्टीरिया उसमें, उसका बैक्टीरिया उसमें। ब्लड कंटामिनेशन जो डिजीज़ है, HIV वगैरह हैं, बहुत सारे, हेपेटाइटिस भी है, ये क्या होता है? ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर हो जाती है। हाँ। अब आप सोचो, स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं, उसका कोई पेशेंट आया, अच्छा एक और चीज़ है, बस डिटॉल में धो देते हैं, सिंपल। जो ब्लड डिजीज़ हैं, जो ब्लड ट्रांसमिशन डिजीज़ है ना, अगर किसी पेशेंट को है, वो डर की वजह से डेंटिस्ट को बताते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ये भगा देगा, मेरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब इस चक्कर में वो मना कर देता है। अब डॉक्टर्स जो क्वैक्स हैं, या जो लोग डेंटिस्ट भी हैं, जो BDS भी हैं, MDS भी हैं, अगर वो स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सपोज करो आपकी लापरवाही की वजह से उसका ब्लड का कंटामिनेशन दूसरे पेशेंट में चला गया, जो आपको अच्छा डॉक्टर समझ के आया था, उसकी क्या गलती? वो भी बेचारा एक डिजीज लेके चला गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन का है। स्टरलाइज आपका अच्छे होने चाहिए, आपके इक्विपमेंट प्रॉपर स्टरलाइज होने चाहिए। दूसरी चीज़, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। इक्विपमेंट आपके अच्छे हैं, फिर उसके बाद स्किल, तीसरे नंबर पे स्किल आता है कि आपके पास काम करना आता है नहीं आता। आपके पास स्किल है, इक्विपमेंट नहीं है, क्या करोगे आप? सही बात है, नहीं कर सकते कुछ। तो इसलिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट मटेरियल भी बहुत कॉस्ट आती है। तो लोगों के हिसाब से, हालांकि अमेरिका वगैरह या बाहर यूरोपियन कंट्री आप देखेंगे, वहाँ के हिसाब से तो ऐसा है जैसे फ्री में हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा कम है। लेकिन हमारे लोगों की अर्निंग बहुत कम है, गुर्बत ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है यार। अब खुद सोचो, मिडिल क्लास 60-70% लोग, 60-70 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली अर्निंग 20-25 हज़ार रुपये है। तो डॉक्टर साहब मुझे कोई एक ऐसा केस बताओ कि आपके पास आया हो और बिल्कुल खराब, एकदम बिगड़ा हुआ, और आपने देखा हो, आपने कहा यार ये क्या कर दिया, इससे तो अच्छा आप डॉक्टरी छोड़ दो, अपनी BDS MDS की डिग्री कहीं किसी और को दान कर दो। ऐसा कोई केस आपने देखा है? ऐसे केसेस तो मेरी लाइफ में रोज आते हैं। अच्छा। क्या पेशेंट आया कि RCT कराई, और RCT में जैसे हमने एक्सरे किया, RCT का भी नहीं हुआ, कोई उसमें GP नहीं है, होल अलग हो रखा है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि RPD लगी हुई है, इस कदर फिक्स कर दिया है कि पूरे मुंह में जख्म हो गए उनके, सारा का सारा वुंड हुआ पड़ा है, रेड हो गया, स्वेलिंग आ गई है, और वो इन्फेक्शन इतना हो गया है कि सबमैंडिबुलर स्पेस में भी जा रहा है। ऐसे भी बहुत केस हैं। एक केस मुझे याद आ गया, एक मेरी कज़न थी, उन्होंने एक क्वैक से दांत निकलवाया था। अच्छा। वो आई थी वो मेरे पास इसलिए नहीं आई थी कि मैं चार्ज नहीं करता उनसे, तो उन्होंने, उनके पास में एक डेंटिस्ट थे, उनसे दांत निकलवाया था। तो वो दांत निकलवाया उन्होंने। अब वो काफ़ी, उसने डायग्नोस ही नहीं किया कि ये एक्सरे किया ही नहीं कि ये इम्पैक्टेड है, उसको पता ही नहीं बेचारे को। अब वो उन्होंने स्टार्ट किया निकालना, करते 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 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए। अब वो मेरी सिस्टर ने कहा, भाई तुझे कोई परेशानी है, कोई और डेंटिस्ट के पास ट्रांसफ़र करना है तो कर दो जी। वो कह रहा नहीं, मैं कर दूंगा बाजी, हो जाएगा। करते रहे 3-4 घंटे बाद, फिर जब उससे नहीं हुआ तो उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर वो रात को आ गई घर। अब उनको सुबह चेहरा पूरा स्वेल हो गया। फिर वो अगले दिन मेरे पास, उन्होंने फिर OPG कराया। OPG करा के मुझे भेजा। मैंने कहा इसमें तो मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, जबड़ा ही टूट गया उनका। फिर उस वक्त मैं पढ़ रहा था, मैं तो शायद ये मेरा क्लिनिक था। बहरहाल फिर उनका, फिर वो सर्जरी कराई। वो सर्जरी करा के बोन प्लेटिंग हुई, और उसके बाद में IMF हुआ। 2 महीने के लिए पूरे जबड़े को बंद कर दिया। फिर लिक्विड सॉफ्ट डाइट पे रहा। तो ये ज़्यादातर इम्पैक्टेड केसेस में होता है कि आदमी इम्पैक्ट को डायग्नोस नहीं कर रहा है, और वो इम्पैक्ट किसी ऐसे डॉक्टर से निकलवा रहा है जो असल में इसको प्रॉपर सर्जन ही निकालता है, क्योंकि ये सर्जरी होकर के निकलेगा डायग्नोस करने के बाद में। हाँ जी। तो अगर आप किसी ऐसे डेंटिस्ट से निकलवा रहे हैं जिसको खुद को नॉलेज नहीं है, या 3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हैं, तो फिर वो मैंडिबल फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये सबसे वीक स्ट्रक्चर होता है जॉ का, जॉइंट है ना, ऊपर से दांत है उसके अंदर, तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी तो वो मैंडिबल फ्रैक्चर आता है। सही बात है। तो ऐसे डेली केस आते हैं, बहुत केस है हमारे पास। और हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी है फेक RCT वाले, फेक ट्रीटमेंट वाले। अच्छा। गए डेंटिस्ट के पास, उसने ट्रीटमेंट के नाम पर बस जिरकोनिया के नाम पर के वो एक्रिलिक के दांत लगा रहे हैं, फिक्स दांत के नाम पर वो एक्रिलिक के फिक्स दांत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, दांत और ख़राब हो रहे हैं। यहाँ तक कि कैंसर वाली कंडीशंस भी आ जाती हैं जो RPD फिक्स करा देते हैं। तो आप लोग प्लीज़, डॉक्टर साहब का चैनल का लिंक अभी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फेक केसेस आते हैं और उनके बाद में उनके क्या मतलब रिजल्ट होते हैं, किस तरीके से वो बाद में परेशान रहते हैं, और वो चाहे वो गलत डॉक्टर के पास गए हों या थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में रहे हों, उसकी वजह से उनको ज़्यादा भरने पड़ गए। तो अगर आप ये सारे रिजल्ट देखना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सर का लिंक आ रहा है, आप प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हो सकता है कि आप उसी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं करा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो जो प्रॉब्लम अभी तक रही है, कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या नीम की दातून से करना चाहिए, सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, शाम को ब्रश करना चाहिए, दांत उससे नमक से साफ करने चाहिए, चूने से साफ करने चाहिए, या जो भी आपको नुस्खे बताए जाते हैं आपके घर में, आप सब लोग हमसे बड़े डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब से भी बड़े डॉक्टर हो, क्योंकि 90% तो आप खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो पेट्रोल से कुल्ला करके, स्प्रिट लगा के। तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में हमें भी सिखाओ, हम भी सीखने के आपके लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जो हम आपको टेक्निकल टर्म्स बता रहे हैं उनको आप जरूर फॉलो करो, क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। असल में जो डेंटिस्ट क्या है, डेंटल ट्रीटमेंट क्लिनिक पे आकर हो सकता है, ऑनलाइन तो नहीं होगा। लेकिन कुछ क्या ऑडियंस तो पूरी सारे की, पूरे एशिया की है। अब जो पेशेंट यहाँ नहीं आ सकते दिल्ली में, सपोज करो कोई राजस्थान से है, कोई जयपुर से है, कोई बॉम्बे से है, तो उसको कोई क्वेश्चन है, कोई नॉलेज है, तो वो हमसे ले सकता है। हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि पास में कोई अच्छा क्लिनिक देखें। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया तो हमारे पास नहीं आ सकती है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो वो अपनी डिजीज वगैरह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें, हम उनको सही एडवाइस कर देंगे। सपोज करो इम्पैक्टेड है, अब किसी ने कहा कि इम्पैक्टेड है, अगर आप चाहें तो हमसे एडवाइस लेना चाहें, हम फ्री में दे देंगे। आप उसका सिर्फ एक एक्सरे करा लें पास में कहीं डेंटल क्लिनिक से,
और वो एक्सरे हमें फ़ोटो भेज दें बिल्कुल। व्हाट्सएप पर। फिर हम जैसे फ्री होंगे हम आपको सबसे पहले रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, आपको कहाँ कराना चाहिए। आसपास में कोई डेंटल क्लिनिक है आपके तो वहाँ कराएं। सारे पेशेंट नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए ये मेरी तरफ से एडवाइस है। जावेद सर, क्या ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारी ये वीडियो देख रहा है मुंबई से, पुणे से, थाने से या कहीं गुजरात से, और उनके आसपास के डेंटिस्ट ने उनको हमारा जो जरकोनिया कैप जो क्राउन है वो बहुत 20,000 25,000 का बता दिया है, तो वो एक्सरे करा के आपको भेज दें और आप यहाँ से पूरा उसको डिजाइन करके उनको कोरियर कर दें, वो अपने डेंटिस्ट से लगवा लें? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, नहीं। ये फिर वही अलाइनर वाला केस होगा जो हमने डिस्कस किया था। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल अगर किसी को करवाना है ट्रीटमेंट तो आपके क्लिनिक पर ही उसको आना पड़ेगा? देखिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमेशा ऑपरेटिंग चेयर पर ही होते हैं। ओके। अब आप सपोज करो कि आपके पास ऐसी क्वेरीज आती तो होंगी कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मुझे बना के भेज दो? मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत मतलब इतना है, व्हाट्सएप भरा रहता है ज़्यादातर, क्योंकि रिप्लाई फिर हमें रात में करना पड़ता है। कमेंट्स भी आते हैं काफ़ी सारे बिल्कुल कि मैंने सर ये कराया था, मुझे क्या, क्योंकि फिर वही वाली बात है ना, ऑडियंस गरीब है हाँ जी इंडिया की। अब उसके एक बार जब पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो उसका भरोसा डेंटिस्ट से भी उठता है और ट्रीटमेंट से भी उठ जाता है कि यार मैं गया था, मुझे बताया किसी ने 3,000 रुपये, उसने कैसे कैसे करके 3,000 पे किए उसको एक्सट्रैक्शन के लिए, और उसका वो भी लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए महंगा लगता है क्योंकि हमारी ऑडियंस गरीब है तो ज़्यादातर गरीब है, तो हमें उसके साथ ना, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, सीरियसली हमें उसके साथ हमदर्दी है। और हमें खुद को, जो लोग कैपेबल हैं, देखिए सबसे क्वेश्चन होगा, हम लोग कहते हैं कि इसने क्या किया उसने क्या किया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने अपने लेवल पे क्या किया। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैंने 100 रुपए में ऐसा क्या किया है जो दूसरे के काम आ रहा है। अब मैं रोज अंबानी को गाली दूं कि अंबानी पे 2 लाख करोड़ हैं, अभी 2 लाख करोड़ में तो 50,000 करोड़ यहाँ दे दिए, तो ये दुनिया पे बैठा दे हैं। तो अब सपोज करो मैं कैपेबल हूँ 1 लाख रुपए के लिए, तो मेरे जो नियर बाय है, मेरे नोन टू है, या मेरे ऊपर जिन लोगों का हक है, उस 1 लाख में मैंने क्या किया अपने लेवल पर उन लोगों के लिए जी। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर लोग सिर्फ इतना सोचें ना तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। सब लोग दूसरे को कह रहे हैं कि इसको यूनिवर्सिटी बनानी थी पढ़ने के बाद में, कि इसके पास इतना पैसा है, ठीक है चलो उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आपको तो आता है। आपने कितने लोग हैं ऐसे जो खानदान में हैं, जो गरीब था, जिसको ये किया कि भाई चल तेरी पढ़ाई है, ट्यूशन की फीस मैं दे दूंगा, कल चल के गया हो। सही बात। बस हमारे पास एक ही है कि बस उसको टारगेट करना है। हाँ। अपने लेवल पर कुछ नहीं करना, किसी एक दूसरे को बुली कर रहे हैं सब। हाँ, बस अपने लेवल पर जिस दिन करने आ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे खुद की जिंदगी तो चेंज होगी, दुनिया जाए बाहर। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर ही रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पे बात करी है, हमने पूरा प्राइवेट सेक्टर को लेके बात करी जो डेंटिस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या इन सारी बीमारियों का इलाज या इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है? और अगर है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वो ज़्यादा क्या अच्छा करें जिससे एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाए और लोगों को सही अवेयरनेस हो कि किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि एंड यूज़र को नहीं पता कि मुझे RCT करानी है, कि मुझे ब्रेसेस पहनने हैं, मुझे अलाइनर चाहिए, मुझे इनविजिबल वाले चाहिए, मैं ई-कॉमर्स से ऑर्डर करूँ, गवर्नमेंट के पास जाऊँ या प्राइवेट डेंटिस्ट के पास जाऊँ। तो मैंने ये मल्टीपल क्वेश्चन क्लब कर दिए हैं, आप प्लीज़ एक बार में इनके हमारे दर्शकों को आंसर दीजिए। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके। क्योंकि प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर मशीन्स कुछ भी नहीं होती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर मटेरियल्स का यूज़ होना। हर ट्रीटमेंट का मटेरियल बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल। इतना कॉस्टली, इतना कंज्यूमेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो डेंटल हॉस्पिटल्स जो है ना गवर्नमेंट के अंदर, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन करना, दांत निकालना, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। डेंटल क्लिनिक्स में, डेंटल कॉलेजेस में कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, सारे ट्रीटमेंट वहाँ भी नहीं करते। हालांकि वो कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट भी है, कोटा भी पूरा करना है, बिल्कुल, लेकिन उस लेवल का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल। चार्ज वहाँ भी देने पड़ रहे हैं। अब इसी वजह से इनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है, कि क्वैक्स के पास जाना पड़ रहा है सस्ते की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग वही जा रहे हैं जो गरीब हैं, जिनकी पास सोर्स ऑफ अर्निंग कम है। अब वो वहाँ गए, उन्होंने रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, 2 चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिए। वहाँ पे भी ज़्यादातर ये हो रहा है कि जिसकी जान पहचान है वो अंदर, या जिसने 100-200 रुपये दे दिए पियोन वगैरह को, उसका ट्रीटमेंट पहले हो जाता है। ये अदर ट्रीटमेंट्स के अंदर डेंटल तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगर डेंटल ट्रीटमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर में कराना पड़ रहा है सस्ते की वजह से, तो फिर वहाँ भी वही ब्लंडर है कि वहाँ भी क्वैक्स मिल रहे हैं आपको, और आपके पास इतने पैसे हैं नहीं कि आप थोड़ा सा अच्छी क्लिनिक्स पर चले जाएं जी। तो ये उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा धोखा होता है जो मिडिल क्लास से तो और थोड़ा नीचे है, और मिडिल क्लास के साथ भी, वो जहाँ वो थोड़ा पैसे बचाते हैं उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। अब गवर्नमेंट को हमारा क्या करना चाहिए, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना गवर्नमेंट को ना कुछ कंडीशंस रखनी चाहिए कि जो प्राइवेट क्लिनिक है ना,
उनके साथ क्राइटेरिया रख देना चाहिए कि आपके साथ ये स्किल है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है और आप प्राइवेट क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खोल सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। True. और आप इतने चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रूट कैनाल बाहर 3,000 की हो रही है यार, आपको वॉल्यूम पे पेशेंट देने हैं ना, आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर, कुछ भी नहीं करना, आपको पेशेंट मिल रहा है, टाइम टू टाइम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट कहने लगे कि जी बाहर 3,000 में हो रहा है, आप 1,500 से या 1,000 कर दें और लो कर दें। जिसके पास पैशन होगा, जिसको स्किल होगा, जिसको करना होगा, वो क्लिनिक करे। वॉल्यूम तो मिल रहा है ना उसको, मेहनत करेगा तो उससे ज़्यादा अर्न कर लेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे ये प्राइवेट क्लिनिक्स खुलने चाहिए गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में, तभी अवेयर हो पाएगी, वरना तो ये ब्लेंडर कभी बंद नहीं होने वाला। क्वैक का पैसों की वजह से नहीं होगा, और जो अच्छे क्लिनिक्स हैं उनके पास एक ही फोकस है कि भाई मुझे पैसा अर्न करना है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया। अब जो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना मंथली रेंट दे रहे हैं क्लिनिक्स वगैरह का, वो फोकस रखते हैं फिर वो अर्निंग के ऊपर। ट्रू। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनको साथ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। नहीं, आपने बहुत एक जबरदस्त आइडिया भी दिया है। मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट जैसे आज के टाइम में आपने देखा है कि हर सेक्टर में प्राइवेट का हाथ मिला रही है, बहुत लार्ज स्केल पर कर रही है। जैसे हम एयरपोर्ट को देखते हैं या पोर्ट्स को देखते हैं या लैंड्स में देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में चल रहा है ऑलरेडी, जो लैब्स हॉस्पिटल में भी आ गया, लैब्स में आ गया। हाँ। लेकिन अभी डॉक्टर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। हाँ, डेंटिस्ट के लिए नहीं आया, पर डेंटल क्लिनिक के लिए आना चाहिए मेरे साथ। हो सकता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ये वीडियो देख रहे हो, हम उनको टैग भी कर देंगे साथ में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे जावेद सर ने आपको इतना अच्छा ऑफर दिया, और मतलब आपको क्या ऑफर दिया, आपसे हम लोग ये गुजारिश कर रहे हैं जनता की तरफ से, उसमें एक कंडीशन ये भी रखी जाए कि जो पैसे है ना इन्वेस्ट का, हाँ जी, वो डेंटिस्ट का ही हो, वो गवर्नमेंट का ना हो, वरना फिर वहां पर वही धोखाधड़ी होने लगेगी कि आज पैसा लगवा लिया, कल कहते जी क्लिनिक नहीं चल रहा, या ये नहीं हो रहा, मशीनें बेची जा रही हैं। वहाँ भी पैसा डेंटिस्ट का लगना चाहिए, जिसकी वजह से वो मशीनें गवर्नमेंट के नाम पे ना आए, वो अपने पैसे से आए, और वो वहाँ पर शो करे कि जी मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ, मेरे पास ये मशीनें हैं जी, और मैं इस तरह से चार्ज करूंगा। फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कस करें कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, बिल्कुल। और इस क्वालिटी का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको, तब तो कुछ सुधार आ सकता है डेंटिस्ट्री में, वरना फिर ये चलता रहेगा। आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी जैसे बताया था कि पैथ लैब वाले बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें धोखाधड़ी हुई है, पहले लोग सही रिपोर्ट्स नहीं देखते थे। मैंने आपका पहला पॉडकास्ट भी देखा था ना, वो यही बताया था मैंने। असल में उन्होंने क्वेश्चन किया था क्या स्कैम चल रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो मैंने कहा देखो पहले कभी सुना था आपने कि एक बेसिन टेस्ट होता था, तो पैथ लैब वाले ज्यादा करते थे, अब डॉक्टर्स को कमीशन चाहिए। आप कुछ भी कहें, सब जानते हैं, पेशेंट भी जानता है कि डॉक्टर्स को कमीशन जा रही है। अब 6,000 का CT स्कैन है, हम अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके, अब वही CT स्कैन 2500 का हो जाता है हमारे नाम पे, हमने उनको बोला हुआ है कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हाँ जी। अब वो 2,500 रुपये में हो रहा है, तो इसमें 3,500 यानी 3,500 रुपये कमीशन किसकी है? वो तो हमारी है ना। अगर एक महीने में सपोज करो हम 20 CT स्कैन लिख रहे हैं, हमारे NT डॉक्टर्स हैं 20 CT स्कैन है, तो यानी 70,000 तो वो वहाँ से छोड़ रहे हैं ना। अब 70,000 की तो अर्निंग इलीगल हो ही रही थी, बिल्कुल। हालांकि उन्होंने कहा कि हम 6,000 चार्ज कर रहे हैं, लैब वो CT स्कैन वाले कह रहे हैं हमारे तो नॉर्मल चार्ज है, हम तो अपने पैसों में से दे रहे हैं। वो अपने पैसों में से नहीं दे रहे, वो 2,500 में तो कर रहे हैं ना, तो 2,500 में से दे करके दिखाएं। वो कह रहे हैं नहीं 2,500 से कम में तो हम नहीं कर सकते। ये स्कैम था। पैथ लैब में भी यही स्कैम था कि बेसिन टेस्ट करते थे। जब डॉक्टर्स ने कहा 300 का ये टेस्ट है, अब 300 में से डॉक्टर्स कह रहा मुझे 200 कमीशन चाहिए, उसने आया नली तोड़ दी बेसिन में, उसको बेसिन टेस्ट कहते हैं, और लिख दिया नॉर्मल रिपोर्ट है। डॉक्टर ही बताता था ये नेगेटिव रिपोर्ट बना दे, पॉजिटिव रिपोर्ट बना दे। ये स्कैम चला था, पकड़ा भी गया था। फिर उसके बाद अभी मेडिसिन का चलने लगा। आज सबसे ज़्यादा जो स्कैम है वो मेडिसिन का है, कि जेनरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि जेनरिक मेडिसिन का जो इफेक्ट है ना वो 2 से 3 घंटे रहता है, कोई कोई तो करता भी नहीं है। ये भी ऑडियंस बताएगी जो जेनरिक खाती है, और जो कहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो पहले खा के चेक कर ले। जिस दिन सिर में दर्द हो, तबीयत खराब हो, बॉडी पेन हो, वो एक पेन किलर अच्छी किसी एथिकल ब्रांड की खाएं और एक जेनरिक खाएं। उनको पता चल जाएगा कितनी देर असर करती है, कितनी देर में असर करती है, बिल्कुल। और उनको ये भी पता चल जाएगा चार्जेस में भी वही फ़र्क है। अब यार एक एथिकल मेडिसिन डॉक्टर्स को जो 10 रुपये की टैबलेट पड़ रही है, वो डॉक्टर्स 13 रुपये 14 रुपये की बेच पा रहा है, यानी 3 रुपये 4 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल। वही जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर्स को 80 पैसे की 90 पैसे की पड़ रही है, 1 रुपये की पड़ रही है, और वो कह रहा है कि 14 रुपये MRP वाली मैं 50% पे दे रहा हूँ 7 रुपये की, वो उसको वहाँ पे 6 रुपये कमा रहा है। तो अल्टीमेटली जेनरिक के नाम पे हो तो डॉक्टर्स को फ़ायदा रहा है या फार्मा कंपनी को हो रहा है, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पेशेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ स्कैम हो रहा है। पहले पैथ लैब वाले कर रहे थे, फार्मा वाले कर रहे हैं, और ये CT स्कैन वाले भी सब करते हैं,
ऐसा नहीं है, नहीं करते। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सब में कमीशन मिलती है। कमीशन छोड़ने वाले 1-2% होते हैं और इनकी मजबूरी है। अगर ये लोग डायरेक्ट भी करा लेते हैं ना तो फिर उसकी रिपोर्ट गलत बता देंगे। डॉक्टर्स भी तो कम नहीं है ना। नहीं, ये स्कैम चल भी रहा है सर एक्चुअली। और ये स्कैम पता है हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे चल रहा है। मोदी जी की फोटो लगा लेते हैं फ्रंट में जेनेरिक मेडिसिन पे। जेनेरिक मेडिसिन वो में। प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री जी अपने जन कल्याण केंद्र ऐसे कुछ बिल्कुल है, मैंने बहुत सारे देखे। प्रधानमंत्री जी खुद बना के वो मेडिसिन पहुंचा रहे हैं दुकानों पर। अब वो उसमें जबकि तो वो एक टैग है, प्राइवेट दुकान है, प्राइवेट क्लिनिक है, सब कुछ है। अब उसके नाम पर चल रहा है कि भाई ये जेनेरिक मेडिसिन का स्टोर है, लेकिन उस जेनेरिक मेडिसिन को सर्टिफाई कर कौन रहा है? मुद्दा ही है। अगर वो जेनेरिक मेडिसिन को सर्टिफाई जो कंपनी कर रही है, अगर उसका असर नहीं हो रहा तो उस कंपनी को पकड़ो, उस लैब को पकड़ो, QCI वाली को, जिसने क्वालिटी चेक की थी इसकी कि हाँ ये दवाइयाँ इसमें प्रॉपर है नहीं है। जेनेरिक के नाम पे आप 40 पैसे की टैबलेट, 60 पैसे की टैबलेट 7 रुपये 8 रुपये में आप दे रहे हो उस गरीब को, वरना तो मेडिसिन तो 45 रुपीज़ की गोली आती है जेनेरिक। जो आप अच्छी एंटीबायोटिक लेंगे ना आप, जिसके अंदर सेफाडॉक्सिम या सेफुरोक्सिम वगैरह है CV के साथ में, वो गोली 35 से 40 रुपए की मिनिमम है, और वो एक डॉक्टर को 4 से 5 रुपए की पड़ रही है। बिल्कुल। अब 4 से 5 रुपए की वो टैबलेट पड़ रही है, और वही टैबलेट वो उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। 35 रुपए वाली गोली को 28 रुपए में। अब वहीं पे वो एथिकल लेकर के आएगा, 30 रुपए की गोली है, अब 37 में बेचनी है, और उसमें भी पेशेंट को क्या मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए। पेशेंट को नहीं पता कि ये जेनेरिक एथिकल में क्या फर्क है। बस तो, सर जावेद सर अब सारे राज मत खोलो इस पॉडकास्ट पे। नहीं, ये जरूरी है असल में, क्योंकि ये स्कैम जो हो रहा है ना वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लो लोगों के साथ आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। जावेद सर ने आपको एक हिंट दे दिया। अगर हम आपको सारी बात बता दें तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स के ऊपर और क्लिनिक्स के ऊपर और डेंटिस्ट के ऊपर, मैं कह रहा हूँ मेडिसिन बेचने वालों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जो भी आपके साथ गलत हुआ, जो आपको लगा कि हाँ जेनेरिक मेडिसिन अच्छी है या नहीं है, क्या उनका बेचना सही है या नहीं है, और उनके असर के बाद अगर वो असर नहीं कर रही हैं तो क्या सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 90% तो मैंने ये देखा कि आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हो, उसको बोलते हो मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ दवाई दे दे, वो दे देता है आपको 30-40 रुपए में। अब वो कहाँ असर कर रही है, लीवर पे, किडनी पे, कहाँ कर रही है। उसके साथ एक और चीज है जी, सबसे ज्यादा जो स्कैम हो रहा है ना वो हो रहा है गैस के कैप्सूल का, DSR का। इससे पहले किसको गैस बनती थी? बिल्कुल। अब हर टैबलेट के साथ में आपको DSR देना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट DSR पे होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ, हम लोग इस पर ज्यादा आपको बताएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कहोगे आप डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट, अवेयरनेस पॉडकास्ट कर रहे हो डेंटिस्ट के ऊपर, या फिर एक्सपोज चल रहा है, या एक्सपोज करने बैठ गए हो। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आप CT स्कैन पर कमीशन नहीं लेते हो, या आप टेस्ट पर कमीशन नहीं लेते हो, तो एक जेन्युइन डेंटिस्ट की अर्निंग क्या होती है? आप नेक्सा डेंटल क्लिनिक में कितना अर्न कर लेते हो? और जेन्युइनली अगर कोई डेंटिस्ट आपकी वीडियो देख रहा है तो अपनी अर्निंग को वो कैसे और ग्रो कर सकता है? यार देखो, जेन्युइनली तो अगर डेंटिस्ट से BDS करके आया है प्लेन, और उसके बाद उसके अंदर स्किल है और वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 1.5 लाख रुपए तो वो कमा लेगा। ओके। इससे कम तो कोई तुक नहीं बनता। मतलब अब 1.5 लाख रुपए की आप सोचो किसकी सैलरी होती है यार, कलेक्टर की भी नहीं होती। 1.5 लाख रुपए सैलरी बहुत हाई हो गई अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो। हाँ जी। अब एक नॉर्मल छोटा सा डेंटिस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम कमा लेता है, इजीली कमा लेगा। बिल्कुल। बशर्ते कि उसके अंदर स्किल अच्छा और अपनी ईमानदारी भी बढ़ते हैं। हाँ जी। अब पेशेंट जिस प्रॉब्लम को लेकर के आया, अगर आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर सकते तो आपने क्या ईमानदारी बरती? कोई ईमानदारी नहीं बरती। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आया मेरे पास पेन लेकर के, अब जब वो क्लिनिक में आ चुका है, अब मैं उस पेन को रिलीव कर देता हूँ, यानी दूर कर देता हूँ, तो मेरा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। उसके बाद वो रेफरल देगा दूसरे पेशेंट को जी। तो इस तरह से आपकी जो क्लिनिक की अपॉइंटमेंट है या क्लिनिक का जो पेशेंट की क्लाइंटेज है वो बढ़ेगी, वो माउथ टू माउथ रेफरल से ही बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ऑनलाइन तो है नहीं कि आपने आज ऐड दिया कल को चल गया। हाँ जी। आज ये सेल कर दिया आपने, ऑनलाइन बुक कर दिया। यहाँ सारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसलिए एक डेंटिस्ट अगर अच्छे से स्किल पर फोकस करे, उसको 3-4 ट्रीटमेंट अच्छे आने चाहिए, एक्सट्रैक्शन अच्छा आना चाहिए, रूट कैनाल अच्छी आनी चाहिए, प्रॉपर CP आनी चाहिए, क्राउन प्रिपरेशन जो कैप वगैरह के लिए देते हैं, तो 3-4 ट्रीटमेंट अगर वो अच्छे से अपने स्किल पर वर्क करता है प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ में, तो 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। और होनी कितनी चाहिए? मेरे हिसाब से एक डेंटिस्ट को 10 लाख तो कमाने चाहिए हर महीने। मतलब ये समवेयर आप अपनी अर्निंग बता रहे हैं। सब चीज़ में नहीं, मैं क्या आप नहीं बताऊंगा। मतलब 10 लाख भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कोई एम्पायर खड़ा करना है तो आप हर बिजनेस में 10-20 लाख रुपए महीने का कोई भी कमा लेता है, 1 करोड़ भी कमा लेता है। तो अब डेंटिस्ट भी नहीं सोचेगा कि यार 10 लाख, लोग 10 लाख महीना, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूँ सीरियसली जो 1 CR से भी ज़्यादा कमाते हैं मंथली,
अब आप एक बात बताओ कि उन्होंने भी तो कभी प्लान किया होगा, तो 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है, मिडिल क्लास के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्केल करना चाह रहे हो, अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हो किसी लेवल पर, तो 10-15 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। तो सर कुछ एक ऐसे ट्रीटमेंट है जिनके बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप हमारे थोड़े दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे कि टीएसआर क्या होता है, फिलिंग क्या होता है, आरपीडी क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, इम्प्लांट क्या होता है? देखिए, टीएसआर होता है, टीएसआर की जो फुल फॉर्म है वो है टूथ स्ट्रक्चर रिप्लास्टी। ओके। जब कोई दांत आपका टूट गया, जैसे देखा होगा ना, बच्चे गिर जाते हैं तो सामने के 2 दांत टूट जाते हैं, तो हाँ उसको जी। हम कंपोजिट से रीबिल्ड करते हैं, ओके। रिप्लास्टी करते हैं, फिर रीशेपिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं टीएसआर, ठीक है। टूथ स्ट्रक्चर रिप्लास्टी। तो उसको हम कंपोजिट के थ्रू करते हैं। अब ये कंपोजिट भी बहुत सारी क्वालिटीज़ की आती हैं, जो अभी हम क्लिनिक पर यूज़ कर रहे हैं वो 3M की Z350 कर रहे हैं। अच्छा। तो वो मेरे हिसाब से वर्ल्ड में बहुत अच्छी लेवल की कंपोजिट है। तो उससे जब हम दांत को रिपेयर करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, नेचुरलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मटेरियल का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। और जितना उसमें अच्छा जितना जो टूटा हुआ दांत होता है वो एज इट इज रहता है? वो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ बन जाता है। ओके। जैसे नेचुरल दांत होता है, उसमें रूट कैनाल कैप वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। कोई दांत आपका फ्रैक्चर हो गया, सर्वाइकल एब्रेजन है, दांत साइड से घिस गए, हार्ड ब्रश की वजह से घिस जाते हैं, तभी जब दांत की ऊपर वाली लेयर घिसनी स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ सर्वाइकल एब्रेजन हो जाता है। उसकी वजह से ठंडा लगता है, तो उसको भी हम लेयर चढ़ाते हैं, तो इसी कंपोजिट की चढ़ाते हैं। तो उसमें भी टीएसआर ही बोला जाता है। तो ये टीएसआर का जो काम है वो ये है कि दांत को वापस से रीशेप कर देना। ओके। और आपने पूछा फिलिंग क्या होती है? फिलिंग, फिलिंग आरपीडी। जो रिस्टोरेशन थी, जैसे दांत में कोई कैविटीज़ वगैरह हो गई है, अगर वो कैविटी ऊपर ही ऊपर है तो उसको हम रिमूव करके उसके अंदर फिल्म कर देते हैं, रिस्टोरेशन कर देते हैं, और वो वापस दांत फंक्शनली वर्क करता है और वो कैविटीज ग्रो नहीं करती है, ठीक तो है। उसे हम रिस्टोरेशंस कहते हैं। और आरपीडी। आरपीडी जो दांत निकालने लगाने वाले दांत होते हैं ना पेशेंट के, हाँ जी। रिमूवल पार्शियल डेंचर, पार्शियल का मतलब था थोड़ा, यानी 3 या हाँ। 4 दांत नहीं है उनके, हाँ हाँ अब उनको फिक्स नहीं लगवाने, तो वो रिमूवल लगाते थे, पहले देखा होगा आपने। हाँ जी। तो वो हाँ जी। रिमूवल पार्शियल डेंचर को हम आरपीडी कहते हैं। बिल्कुल। वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी होती है, सस्ती होती है, हाँ जी। जिसकी वजह से पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आरपीडी लगवाते हैं एफपीडी की जगह पर। बिल्कुल। एक सर मैंने ब्रिज पूछा था आपसे, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज और इम्प्लांट, देखिए कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हमें ब्रिज लगवानी चाहिए या इम्प्लांट लगवानी चाहिए। हाँ जी। इम्प्लांट और ब्रिज दोनों ही जो मिसिंग टूथ है ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं। आपका एक दांत निकल गया, वो लगवाना ज़रूरी है। लगवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीछे की दाढ़ अलग फंक्शन करती हैं। आपको खाना चबाना है तो पीछे की दाढ़ से चबाएंगे, आपको खाना काटना है तो आगे के दांतों से काटेंगे, आपको टीयर करना है, कोई चीज़ फाड़नी है तो फाड़ने के लिए आपको कैनाइन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे दांतों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, इसलिए वो फंक्शन वापस पाने के लिए आपको दांत फिक्स करवाना पड़ेगा। अब वो दांत 2 तरह से फिक्स करा सकते हैं, या तो आप ब्रिज लगवाएंगे या फिर इम्प्लांट कराएंगे। इम्प्लांट के अंदर एक चीज़ ये होती है कि ब्रिज के अंदर क्या होता है कि आपके आगे और पीछे के दोनों दांतों को घिसना पड़ेगा। आपने जब वो नेचुरल दांत को घिसा तो वो दोनों स्ट्रक्चर वीक हो गए। अब उसको ना घिसने के लिए आपको इम्प्लांट कराना पड़ेगा कि अब मुझे ये 2 दांत अगर ट्रिम नहीं करवाने हैं तो डायरेक्ट एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है बोन के अंदर, और वो बोन के साथ में एंकाइलोज हो जाएगा 3 महीने के लिए। जब वो 3 महीने बाद उसके ऊपर फिर क्राउन लगा देते हैं, तो आपका नेचुरल रूट के काम कर रहा है इम्प्लांट, और क्राउन ऊपर से लगा दिया, तो अब आपका वापस फंक्शन आ गया। किसी वजह से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा तो फिर आपको ब्रिज भी लगवाना पड़ सकता है। ब्रिज लगवाने के लिए आपको आगे पीछे के दांत घिसने पड़ते हैं। तो वो कंडीशन डिपेंड करता है, आपका चेक करने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट बहुत फ़ायदे की चीज़ है और ब्रिज बहुत बेकार की चीज़ है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि इम्प्लांट के फ़ायदे हैं तो इम्प्लांट के नुकसान भी हैं। बिल्कुल। बॉडी कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज़ है तब इम्प्लांट नहीं हो सकता। पेशेंट की ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, वो कहाँ से इम्प्लांट कराएगा? पेशेंट इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो 20-25 हज़ार से स्टार्ट होकर के 1 लाख तक जाती है। बिल्कुल। और ब्रिज की जो कॉस्ट है वो 5-6 हज़ार से स्टार्ट होकर के 20-25 हज़ार में हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें इम्प्लांट पॉकेट पे भी करता है, बिल्कुल। और बोन डेंसिटी है, डिजीज़ तो नहीं है, एज दांत पर कितने भी है। हेल्दी हैं, एज, रिक्वायरमेंट, बिल्कुल पेशेंट की बिल्कुल। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों ही अच्छे हैं। एक सर में टर्म है जो मैं डिफरेंस पूछना चाहूंगा उन दोनों के बीच में, आरसीटी एंड पल्पेक्टोमी, इन दोनों के मतलब क्या है? और इन दोनों, आरसीटी का तो मतलब आपने हमें बता ही दिया पॉडकास्ट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आरसीटी और पल्पेक्टोमी में डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आरसीटी में जो रिस्टोरेशन होती है ना, फिलिंग होती है लास्ट वाली, वो परमानेंट होती है, और पल्पेक्टोमी में वो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से वो रिजॉर्व हो जाए रूट। क्योंकि पल्पेक्टोमी में होने वाला ये है कि बच्चे के दांत में जो आरसीटी करते हैं उसको हम पल्पेक्टोमी कहते हैं, और बच्चे के दांत टूटेंगे, जब नीचे से नया दांत इरप्ट हो रहा होगा तो वो धीरे धीरे उसकी जो रूट्स हैं वो घुलने लगती हैं। जब वो घुलेंगी तभी वो दांत पूरा बाहर आएगा। अगर हमने वही परमानेंट वाली उसके अंदर रिस्टोरेशन कर दी है तो वो जब वो घुल रही है तो वो नहीं घुलेगी, जो रिस्टोरेशन की है वो वहीं रह जाएगी।
इसलिए पल्पेक्टमी में हमें रिस्टोरेशन करने के लिए वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो रिजॉर्व हो जाए, और जो रूट कैनाल में करते हैं यानी आरसीटी में वो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो रिजॉर्व ना हो। तो ये डिफरेंस है बेसिक, बाकी प्रोसीजर दोनों का ही सेम है। आरसीटी ही पल्पेक्टमी है और पल्पेक्टमी आरसीटी है। ओके, बस बच्चों के दांतों में अगर कर थोड़ा रहे हैं सा तो उसको हम अंतर आता है। पल्पेक्टमी टर्म देते हैं, और बड़ों के दांतों में यानी परमानेंट टूथ में कर रहे हैं तो हम उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो नॉर्मल रिस्टोरेशन और कंपोजिट रिस्टोरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल रिस्टोरेशन है वो हम पोस्टीरियर दांतों में करते हैं, और जो कंपोजिट वाली रिस्टोरेशन है वो हमें एस्थेटिकली जो दांत है, आगे के दांत है, सामने के दांत है, उनमें ज़्यादा करते हैं। फिर नई टेक्नोलॉजी आई है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, दांतों के कलर की होती है। तो कंपोजिट रिस्टोरेशन का ये फ़ायदा है कि वो पता नहीं चलता कि कभी दांतों में फिलिंग हुई है। ओके। लेकिन कुछ परसेंट केसेस में जो ऑक्लूजल डिके है, मेरे हिसाब से कंपोजिट से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट उनका जीआईसी का भी होता है, जो नॉर्मल रिस्टोरेशन होती हैं, क्योंकि वो फ्लोराइड रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से कैरीज जो है वो बच जाती है, रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। तो वो भी डेंटिस्ट ही चेक करके बताएंगे सही से तरीके से दांत को डायग्नोस करने के बाद में कि यहाँ पर हमें जीआईसी करानी चाहिए या कंपोजिट करानी चाहिए। अब पेशेंट कंपोजिट भी अच्छे मटेरियल्स आ गए जो फ्लोराइड रिलीज करते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होती है, ये 500-600 में हो जाती हैं, ज़्यादा 1000 लगते हैं, और जो कंपोजिट है वो 2000 से 5000 तक चार्ज हो जाता है। तो कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉकेट पे तो सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपके शायद लगभग सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। बहुत सारे मिथ्स और बेसिक ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे बीच में कि दातून का, नमक का, सोडे का, वो क्वेश्चंस मैंने नहीं पूछे। अगर आप चाहते हो कि इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करें पॉडकास्ट में, क्योंकि पॉडकास्ट में हमारा पूरा मकसद होता है कि आपकी जो जड़ है, जैसे कि हमने ये जो पॉडकास्ट किया, हमने आपको बताया कि आप जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेयर कर रहे हो अपनी पॉज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए जो आपकी दांतों की चल रही है, चाहे वो जरकोनिया कैप को लेकर हो, चाहे इम्प्लांट को लेकर हो, ब्रेसेस को लेकर हो, अलाइनर्स को लेकर हो, या फिर आप कोई जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, आप देख रहे हो 35-40 हज़ार रुपए में आप अपना क्राउन ऑर्डर करते हो और वो आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि वो प्रॉपर डेंटिस्ट की, जब तक डेंटिस्ट देखेगा नहीं अपने हाथों से, अपनी आंखों से, तब तक वो आपको फिजिबल नहीं होगा। तो ये इस टॉपिक पे ये पॉडकास्ट था, और आई होप आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा। जो जो हमने टर्म्स इसमें कवर की हैं, आप साथ में आपको उनकी फोटोज भी दिखी होंगी बीच बीच में पॉडकास्ट में, अगर आप रिजेंबल कर पा रहे हो। इवन आपको अभी भी लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब के साथ, वो भी आप हमें साथ में कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उन पूरा क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन आपके साथ नोट डाउन करके अगले पॉडकास्ट में डॉक्टर जावेद से पूछेंगे। एंड आप अगर नेक्सा डेंटल क्लिनिक पर कांटेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर आपकी सर्जरी करें या आपको देखें या आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है पूरी, नाम, नंबर, ईमेल, एड्रेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ अभी जाइए, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। डॉक्टर साहब आने के लिए, समय देने के लिए बहुत दिल से शुक्रिया आपका। एंड आप लोगों ने ये वीडियो देखी, मैं आपका आभारी हूँ। प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। डॉक्टर साहब भी वो सब्सक्राइब बटन देख लिया उन्होंने कि आप लोगों ने कर रखा, तभी आए थे। तो और भी आप डॉक्टर साहब दोबारा बार बार आते रहें, तो हम लोग आपके प्यार के बिल्कुल साक्षी हैं कि आप हमें बार बार प्यार करते रहें, यूँ ही व्यूज़ बढ़ाते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।